वेलकम टू वेदत लर्निंग। मैं हूं आपकी मधुमम और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस बुक से हेरिडिटी चैप्टर। और जैसा कि आपको याद होगा कि ये चैप्टर पहले आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के नाम से आया होता था, लेकिन अब क्या है, अब आपको इवोल्यूशन का पार्ट नहीं पढ़ना होता है, अब सिर्फ और सिर्फ आपको हेरिडिटी पढ़ना होता है। यानी कि पहले के कंपैरेटिवली आपके सिलेबस जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो रखे हैं इस चैप्टर में। लेकिन अभी भी क्या है कि बच्चों को इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मीन कि इसमें ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको कि देख के भाई साहब बच्चे बेचारे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। बिकॉज कई बार इसमें जो है आपको मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड क्रॉस, देन आफ्टर फिर आपके होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, जायगोट क्या होते हैं, देन आफ्टर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होती है, वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, लाइक जीन, अलील, ये सब। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को, इसमें मौजूद जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ना सिर्फ इसको अच्छे से समझेंगे, बल्कि कौन से टर्म्स, कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वो सारी चीजें मैं हमेशा की तरह आपको बताऊंगी। आपको क्या करना है, आपको जो है जिस तरीके से मैं यहाँ पे बताती चलती हूँ, समझाती चलती हूँ, समझना है। और ये नोट्स को एक दो बार जो है आपको खुद से भी पढ़ना है, जिससे कि क्या होगा, आप जब इस नोट्स को पढ़ने के बाद जब आप एग्जाम अपने PYQs वगैरह जब आप सॉल्व करोगे, सैम्पल पेपर जब आप लगाओगे, देन आपको खुद में कॉन्फिडेंस फील होगा कि लाइक हाँ नहीं, मेरा जो है अब जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग जो डाउट थे मेरे, वो क्लियर हो चुके हैं। तो ये नोट्स कहाँ से मिलेगी, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। चलो सबसे पहले क्या करते हैं कि अभी क्लास की शुरुआत करते हैं, मैं थोड़ी देर में मैं आपको बताती हूँ। ओके, चलिए बात करते हैं कि जेनेटिक्स क्या है। देखो ध्यान से समझना, आपके मन में हो सकता है सवाल उठे कि मैम यहाँ तो नाम लिखा है हेरिडिटी, लेकिन आपने जेनेटिक्स वर्ड क्यों लिखा है यहाँ पे, हेरिडिटी से समझाते ना। नहीं बच्चे, ध्यान से सुनिएगा कि ये हेरिडिटी जो है ना, ये एक ऐसा टर्म है, जो कि जेनेटिक्स में आता है। मतलब जेनेटिक्स एक, आप समझ लीजिए कि एक ब्रांच ऑफ साइंस है। ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस है, और ब्रांच ऑफ साइंस बोलो, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बोलो, बेसिकली क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। और ये एक अलग ही तरह की पढ़ाई होती है बच्चे, जहाँ पे हम लोग बायो में हम लोग क्या करते हैं, ऑल अबाउट द लाइफ हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन जेनेटिक्स क्या है, तो जेनेटिक्स में हम लोग ये पढ़ते हैं कि भाई साहब किसी भी तरह के कैरेक्टर्स जो हैं, किसी भी तरह का कैरेक्टर जो है वो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र होता है। मीन कि चाहे हम हो या फिर हमारे पेरेंट्स हो या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो, अगर हम बात करें कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट में और पेरेंट से हम में किस तरह से कैरेक्टर का ट्रांसफ़र हुआ है, जो आज हम बिल्कुल उन्हीं की तरह सिमिलरली हम दिखते हैं, कई बार बिहेवियर भी हमारा सेम होता है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना, जिस टर्म में पढ़ते हैं बच्चे, वो क्या है, वो है जेनेटिक्स। ठीक है, और जेनेटिक्स के अंदर ही का ये कॉन्सेप्ट है हेरिडिटी। तो एक एक करके सबको समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब बात करते हैं जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स क्या है, तो ये है आपकी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि कैसे कोई कैरेक्टर और अ ट्रेट पास होती है फ्रॉम पेरेंट टू देयर चिल्ड्रन। अब सवाल ये है कि यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि आप एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर के ट्रांसफर होने की बात कर रहे हो, बट यहाँ पे ट्रेट्स क्यों लिखा है, और ये कैरेक्टर और ये ट्रेट्स क्या एक ही है क्या? नहीं बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। आप इनको सिमिलर नहीं कह सकते। हाँ, सिमिलर जैसे हैं बट सिमिलर नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं है वो मैं सब बात बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। बस आप पहले इतना समझो कि जेनेटिक्स क्या है, ब्रांच है बायोलॉजी की, जहाँ पे आप स्टडी करते हो कि कैसे कोई कैरेक्टर जो है वो पेरेंट से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। बस इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बात करते हैं कि क्योंकि कैरेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन की बात हुई है, तो अब सवाल ये होता है कि कैरेक्टर क्या होती है। तो बच्चा, कैरेक्टर जो होती है वो एक जनरल फीचर्स होती है, कोई एक आम स्वभाव होती है, सामान्य स्वभाव, जो कि किसी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म के सामान्य स्वभाव को हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेक्टर बोलेंगे। कैसे? अच्छा समझो, मैंने कहा कि किसी इंसान का ना, उसका ये क्या बोलते हैं, स्किन का कलर जो है ना वो ब्लैक है, और उसके भाई का या बहन का जो स्किन का कलर है ना वो थोड़ा वाइट है। मतलब कि ये देख रहे कि एक ही माँ बाप के दो बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन उनमें स्किन के कॉम्प्लेक्शन में क्या है, थोड़ा बहुत फर्क है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? अगर हम उनके स्किन टोन की बात कर रहे हैं, मतलब कि हम उनके किसी न किसी फीचर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात ये करें कि भाई वो बंदा है ना जो कि ना लंबा है, लेकिन उसकी जो बहन है ना वो ना छोटी है, मतलब शॉर्ट है, तो भी हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, हम उनके फीचर्स की बात कर रहे हैं, जनरल फीचर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, कैरेक्टर जो होती है वो एक ब्रॉड टर्म होती है, जहाँ पे ये जो कि हमें ये बताती है कि एक्चुअल में हम किस फीचर्स की बात कर रहे हैं।
किस टाइप ऑफ फीचर की बात करें। फॉर सपोज अगर हम मान लो किसी बंदे के हम स्किन टोन की बात करें, उसके हेयर कलर की बात करें, तो हेयर कलर में हम क्या बोलेंगे, भाई उसके हेयर का कलर जो है ब्लैक है, ब्राउन है, ब्लॉन्ड कलर है, ठीक है, तो ये बोलेंगे। या फिर हम हेयर टाइप की बात करें, स्ट्रेट है, कर्ली है, वेवी है, ये सारी बातें करें। या फिर हम बोले कि उनके आंखों का कलर कैसा है, भाई आंखों का कलर ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ग्रे हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। तो ये सब क्या है, आंखों का कलर है। तो हम जब आंखों का कलर बोल रहे हैं, दैट इज द कैरेक्टर, ओके। लेकिन जब हम किसी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, मीन कि आंखों का कलर बोला तो ये कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमने बोला ब्लैक कलर है, उनकी आंखों का कलर कैसा है, ब्लैक है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेट, समझ में आ रही बात। अच्छा, मैंने कहा हाइट, तो हाइट क्या है बच्चा, हाइट कैरेक्टर है। लेकिन हाइट में अगर हम बोल रहे हैं कि कोई बंदा टॉल है या कोई बंदा शॉर्ट है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ट्रेट की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात। अच्छा जी, अगर वहीं हमने बात कही कि मान लो हेयर टाइप की, तो अगर हम कह रहे हैं कि किसी की हेयर कर्ली है या फिर स्ट्रेट है, तो हमने कहा हेयर टाइप, तो हेयर टाइप क्या है, हेयर टाइप कैरेक्टर है, लेकिन कर्ली या स्ट्रेट जो बताया ये क्या है, ये ट्रेट है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल देखिएगा जरा यहाँ पे कि कैरेक्टर में क्या हो जाएगा, तो हाइट, आई कलर, ब्लड ग्रुप, हेयर टाइप। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको कि अपना हो सकता है अपना ब्लड ग्रुप ना मालूम हो, तो बच्चे ब्लड ग्रुप जो है वह भी एक टाइप का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक वैसे जैसे कि हमारे आंखों का कलर, जैसे कि हमारे हाइट या फिर हमारे बालों का जो टाइप होता है, ये सब क्या है, हमारे कैरेक्टर हैं। ठीक है, चलिए, यानी कि ये हमें क्या ट्रेट्स के बारे में अगर बात करें तो ट्रेट्स हमें स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कैरेक्टर बताएगा। ये एग्जैक्टली ये बताएगा कि हम किस स्पेसिफिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। अगर हम हाइट की बात करें तो टॉल या फिर शॉर्ट, अगर हम आई कलर की बात करें तो ये ब्राउन, ब्लू या ब्लैक, अगर हम ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ए बी या ओ। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम हेयर टाइप की बात करें तो क्या कर्ली की बात करें या फिर स्ट्रेट की बात करें। तो देखना, इधर वाला जो रहा ना बच्चा, इधर वाला, ये सब क्या है, कैरेक्टर है। वहीं ये सब जो रहे, ये क्या रहे, इन कैरेक्टर के ट्रेट्स रहे। समझ में आ रही है बात। चलिए, तो टर्म जेनेटिक्स जो है इसको फर्स्टली किसने बताया था हमें, तो टर्म जेनेटिक्स जो है फर्स्ट टाइम डब्ल्यू बेटसन ने बताया था। ठीक है, इसको जरूर से याद रखिएगा। आगे बात करते हैं जेनेटिक्स में हम लोग किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो मोस्टली हम लोग जेनेटिक्स में हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। हेरिडिटी एंड वेरिएशन, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा हेरिडिटी, जो कि हमारे इस चैप्टर का नाम भी है। तो चलो इस वर्ड को पहले समझते हैं कि ये हेरिडिटी का मतलब होता क्या है। ओके, देखो बच्चा, जब हम बात करते हैं हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी का मतलब होता है कि जब कोई कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग यानी उनके बच्चों में, उस और ये कंटिन्यू फीचर है, कंटिन्यूटी होती है। भाई ऐसा नहीं है कि आज सपोज करो कि मान लो एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, इस पर्सन से इसके बच्चों में जो है कैरेक्टर ट्रांसफर हुए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इस बंदे से फिर इसके बच्चे में, इससे इसके बच्चे में, इससे इसके बच्चे में ट्रांसफर होती रहेगी। मतलब ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ऑनगोइंग प्रोसेस है ना। तो हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि ना जी ना, इस बंदे से इसके बच्चे में तो गया लेकिन इससे इसके बच्चे में नहीं गया, ऐसा पॉसिबल थोड़े है। इसका बच्चा भी है और इसका कैरेक्टर भी नहीं है, ये तो फिर डबल वाला बात हो जाएगा ना, थोड़ा अलग वाला बात हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर इसका बच्चा है, अगर ये इसका बच्चा है तो इसके गुण जो है अपने बच्चे में जरूर जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये क्या होती है, ये एक कंटिन्यूटी ऑफ फीचर्स होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और हम कह सकते हैं कि ये हेरिडिटी ही वो टर्म है, ये वो प्रोसेस है जिसके वजह से आज के समय में हमारी धरती पे जितनी भी प्रजातियां, जितनी भी स्पीशीज, जो एनिमल स्पीशीज और प्लांट स्पीशीज जितने भी आपके एग्जिस्ट करते हैं, मैं बात कर रही हूँ फिलहाल के लिए, मैं उन ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो याद रखिएगा बच्चा कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म की कंटिन्यूटी अगर बनी हुई है, एग्जिस्टेंस बनी हुई है इस धरती पे, तो उसके पीछे हेरिडिटी का एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऑर्गेनिज्म अपने कैरेक्टर्स को अपने नेक्स्ट जनरेशन में क्या करता है बच्चे, ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो वो जो ट्रांसफर होगा ना, एक अभी पेरेंट से उनके बच्चे में गया, फिर उनसे उनके बच्चे में जाएगा, फिर उनसे उनके बच्चे में जाएगा, और यही कंटिन्यू प्रोसेस जो है वो चलती रहेगी। और जब तक ये चलती रहेगी उस स्पीशीज की कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहेगी। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चे, अब हम बात करते हैं कि ट्रेट पास फ्रॉम कैसे होगा। तो देखिए, पेरेंट है,
पेरेंट्स से गया उनके बच्चों में, उनके बच्चे से गया उनके ग्रैंड चिल्ड्रन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, मान लीजिए किसी के पेरेंट टॉल है, जाहिर सी बात है बच्चा भी उनका टॉल होगा। अब देखो, अब हो सकता है आप में से कोई बच्चे बोले नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता, मैं मानती हूँ बच्चे, आप देखोगे कि होता है कई बार कि ये किसी के पिताजी जो है बहुत लंबे हैं लेकिन उनका बच्चा जो है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। तो रीज़न ये भी है ना बच्चा कि देखो यहाँ पे कई बार उनकी माँ के भी हाइट पे भी डिपेंड करती है ना, इनके माँ के भी हाइट पे डिपेंड करती है, और उससे भी आगे बढ़ के जाओ तो उनके जो पैटर्नल और मैटर्नल जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहीं से तो वेरिएशन आती है ना। हेरिडिटी मतलब क्या? हेरिडिटी मतलब डायरेक्टली अगर ये कैरेक्टर अगर ट्रांसफर हो रहा है, मीन्स कि जिसके वजह से एक इंसान का बच्चा इंसान के बच्चे की तरह ही दिखता है, इंसान की तरह ही इंसान का बच्चा दिखता है। अब इंसान का बच्चा घोड़े की तरह या सूअर की तरह नहीं दिखेगा, समझ में आ रही है बात? हाँ, इंसान का बच्चा जो है इंसान की तरह ही दिखेगा, इसके पीछे भी ये हेरिडिटी का ही रोल होता है। समझ में आ रही है बात? अब ये मत कहना तुम अपने दोस्त को सुअर बुलाते हो मतलब कि बोल देना कि नहीं भाई ये तो अलग होता है, नहीं, वो मजाक की बात है, यहाँ पे अलग बात है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे क्या होगा, अगर पेरेंट्स अगर टॉल हैं तो चिल्ड्रन मस्ट बी टॉल और ग्रैंड चिल्ड्रन मस्ट बी टॉल। लेकिन अगर डिफरेंस आती है वही तो तुम्हारी वेरिएशन कहलाती है, वही तो वेरिएशन कहलाती है। समझ में आ रही है बात? और यहाँ ध्यान दीजिएगा, दिस कंटिन्यूटी पासिंग ऑफ अ ट्रेट्स इज कॉल्ड द कंटिन्यूटी। और ये ट्रेट्स की जो पासिंग जो होती है, मतलब निरंतर जो आपकी कैरेक्टर्स जो है वो पास आउट हो रही है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, इसी को हम कंटिन्यूटी का भी नाम देते हैं। अच्छा जी, एक और चीज़ याद रखिएगा कि ट्रेट्स जो हैं वो नॉट ट्रांसफर डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी। ट्रेट्स जो हैं वो डायरेक्टली बॉडी से भाई ट्रांसफर नहीं होते। फॉर सपोज यहाँ पे कहा गया दे ट्रांसफर थ्रू द स्पर्म और ओवम। ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी के पिताजी बहुत लंबे हैं, ठीक है, किसी के पिताजी बहुत लंबे हैं और वो चाहते हैं कि भाई साहब मेरा भी बच्चा ना एकदम लंबा हो, मेरी तरह ही लंबा हो। वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। अगर मान लो एक मेल है जो कि टॉल है, लेकिन वो शादी जो है वो शॉर्ट वुमेन से करता है और ये इंसान का सपना है कि भाई मेरा बच्चा जो है ना एकदम टॉल हो जाए, तो भाई सिर्फ इनके चाह लेने से नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेल का जो क्रोमोसोम है और ये फीमेल का क्रोमोसोम है, ये दोनों के ही क्रोमोसोम जो है ना वो इन्फ्लुएंस डालेंगे बच्चे के ऊपर। समझ में आ रही है बात? दोनों के ही गुण ट्रांसफर होंगे बच्चे, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपको देखने को मिलेगा। इट माइट बी पॉसिबल कि ये जो है बच्चा जो है टॉल हो जाए या फिर मीडियम हाइट का निकले, और ये भी प्रोबेबिलिटी है बच्चे कि वो बच्चा जो है वो अपनी माँ की हाइट पे यानी कि शॉर्ट हो जाए। ये मेल जो है जो कि टॉल है, ये लाख चाहते हुए भी कि ना भाई हम तो अपने शरीर से अपनी हाइट काट के दे देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही बात? तो डायरेक्टली आपकी बॉडी से ट्रांसफर ना हो करके, कोई भी कैरेक्टर बॉडी से ट्रांसफर ना हो करके कैसे ट्रांसफर होती है? थ्रू द स्पर्म ऑफ अ फादर एंड ओवम ऑफ द मदर, क्योंकि इन्हीं में बच्चे इनके सेक्सुअल सेल यानी कि आपके जो वह सेल जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज द स्पर्म एंड ओवा, ये जो है इन्हीं के जरिए क्या होता है, आपके क्रोमोसोम्स जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होती है, जाती है। जब स्पर्म और ओवा आपके फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है, तभी जायगॉट का फॉर्मेशन होता है, और यही जायगॉट जो है वो एक फुल्ली डेवलप बेबी के रूप में तैयार होता है। ओके, अच्छा जी, याद रखिएगा कि गैमेट्स जो होते हैं, गैमेट्स वो क्या करते हैं, गैमेट्स जो होते हैं वो आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं और वही पास होती है ऑफस्प्रिंग में ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। देखिएगा, हमने कहा कि जब स्पर्म एंड ओवम ये क्या हुआ बच्चे, ये जब आपके फर्टिलाइज हुए तो फर्टिलाइजेशन से क्या बन गया, जायगॉट बन गया। तो जब जायगॉट बना ना बच्चा, तो उसी दौरान ये फादर से और मदर से दोनों से ही आपके कैरेक्टर्स जो है, जो कि आपके क्रोमोसोम जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी किए हुए हैं, इनका पासिंग हो जाएगा किसमें, उनके बच्चे में। कब? जब फर्टिलाइजेशन होगा तब। बिना फर्टिलाइजेशन के ये कैरेक्टर्स जो है लाख चाह के भी नहीं ट्रांसफर होगी। समझ में आ रही है बात? मीन्स कि चाइल्ड जो है वो रिसीव करते हैं ट्रेट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। इसका मतलब ये है कि बच्चे को अपने माता और अपने पिता दोनों से ही कैरेक्टर्स जो है वो मिलते हैं। मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया ना बच्चे कि अगर कोई इंसान अगर टॉल है और उसकी वाइफ जो है अगर वो शॉर्ट है, तो दोनों के ही गुण जो है उनके बच्चों में जाएगा।
ठीक है, दोनों के ही जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इस बच्चे में जाएंगे और उसकी जो मिक्सिंग होगी उसके बाद रिजल्ट पता चलेगा कि ये बच्चा आखिर में ये टॉल बनेगा, शॉर्ट बनेगा या फिर मीडियम हाइट वाला निकलेगा। ठीक है, उसके बाद ये तय होगा। तो क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि ये फादर और मदर दोनों से ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बच्चे में जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करते हैं वेरिएशन की। क्या है बच्चे वेरिएशन? तो वेरिएशन का साफ साफ मतलब होता है कि इसका मतलब होता है डिफरेंस इन कैरेक्टर। अगर मान लीजिए जैसे हमने बोला ना कि ये पिता जो है, माँ जो है शॉर्ट है, पिता जो है टॉल है, ठीक है, लेकिन बेटा जो है वो मीडियम हाइट का निकल गया। पिताजी बहुत टॉल है, बहुत लंबे, माँ जो है बहुत शॉर्ट है, लेकिन बच्चा जो है वो मीडियम हाइट का निकल गया, तो भाई वेरिएशन हो गई। अब मान लो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पिताजी के आंखों का कलर, मान लीजिए पिताजी की आंखों का कलर ब्लैक था, माँ की आंखों का कलर जो है, पिताजी की आंखों का कलर ब्लैक, माँ की आंखों का कलर ब्राउन, लेकिन बच्चे का जो आंखों का कलर जो है वो मान लीजिए ब्लू हो गया। तो ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा हो सकता है कि इनके, इस बच्चे के जो ग्रैंड पेरेंट, चाहे दादा दादी या फिर नाना नानी, इनमें से किसी एक का हुआ हो, इनमें से किसी एक की नीली आंखें रही हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है जिसके वजह से बच्चा जो है वो अपने माता पिता से थोड़ा अलग दिख सकता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक सिंपल एग्जाम्पल मैं देती हूँ वेरिएशन का, वो ये कि वेरिएशन ही वह कारण है जिसके वजह से बच्चा कंप्लीटली अपने माता पिता की तरह उनकी कार्बन कॉपी जो है वो नहीं लगता है। अब आप भाई साहब, हो सकता है आप सैफ अली खान के जो बेटे और बेटी हैं, आप उनका एग्जाम्पल आप लेंगे, तो बच्चे देखिए, हमारी नेचर ना एक ऐसी, बोलते हैं ना, आप नेचर ने जो डीएनए जो बनाया है, डीएनए जिसमें, जो कि हमारी जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है, जिसमें कि हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर, हमारे बिहेवियर, ऑल अबाउट आवर बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस डीएनए में कोडेड होती है। ठीक है, तो यही जब एक जनरेशन से जब दूसरे जनरेशन में जब ट्रांसफ़र होती है ना बच्चे, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, तो यही इसी दौरान क्या होती है, फर्टिलाइजेशन के दौरान आपके क्या होंगे भाई, क्रोमोसोम की मिक्सिंग होगी, क्रॉसिंग ओवर होगा, और उसके बाद जो रिजल्ट जो बनेगी, दैट मीन कि जो जायगोट का जो फॉर्मेशन होगा, उस जायगोट में वो सर्टेन कैरेक्टर्स जो है वो क्या होंगे, अपीयर होंगे। सारे के सारे कैरेक्टर अपीयर नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, बट मेजरली केसेस में आप देखते हैं कि जनरली आपके जो बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स से बिल्कुल सेम तो नहीं दिखते, थोड़े बहुत अलग ही दिखते हैं, मतलब थोड़े बहुत ही अलग दिखते हैं। ठीक है, कहा गया नो चाइल्ड लुक्स और बिहेव एग्जैक्टली द सेम एज देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो ये वेरिएशन की वजह से ही होता है। आप भी अपनी तस्वीर देख सकते हो अपने पेरेंट्स के साथ, हो सकता है आपकी और हो सकता है कि आपकी और आपके पिता, आपके पेरेंट की और आपके बचपन की तस्वीर में बिल्कुल आप एक जैसे दिखते हो। ठीक है, लेकिन एक टाइम आने पे आप दोनों में कोई ना कोई वेरिएशन जो है वो ज़रूर दिखेगी। आप अभी अगर देखते हो, जैसे एग्जाम्पल ले लिया सैफ अली खान के बच्चों की, तो उनमें हम देखते हैं कि भाई उनके जो यंग टाइम वाली जो फोटो थी ना, वो में उसमें बिल्कुल ये लोग सेम लगते थे। क्या पता उनके जो बचपन वाली फोटो होगी उसमें वो अलग दिखते हो, तो ये होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। इवन सिबलिंग्स जो होते हैं, सिबलिंग यानी भाई बहन, वह भी एक दूसरे से अलग होते हैं। ट्रेट जो है कहाँ से आते हैं बच्चे? तो ट्रेट आपके दो डिफरेंट पेरेंट्स यानी माँ और पिता दोनों से ही आते हैं, और बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन एंड मिक्सिंग ऑफ अ जीन, और ऐसा रिप्रोडक्शन के दौरान होता है जब स्पर्म और ओवा की फर्टिलाइजेशन होती है और जीन आपस में मिक्स करते हैं, तभी ये आपकी क्या होती है बच्चे, ये वेरिएशन देखने को मिलती है। अच्छा जी, नो टू इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्टली अलाइक, दो इंडिविजुअल बिल्कुल एक जैसे नहीं दिख सकते। अब आपके मन में हो सकता है सवाल हो, तो फिर मैम जो ट्विंस होते हैं, जो जुड़वा होते हैं, उनके केस में क्या, वो भी तो सेम दिखते हैं बच्चे? जी हाँ, बिल्कुल। अब देखेंगे वो लुक अलाइक सिमिलर होते हैं, बट कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंसेस होते ही हैं भाई, कुछ ना कुछ। भाई नेचर ने उसको इंडिविजुअलिटी दी है भाई, वो दो बोलते हैं ना, दो सेपरेट बॉडी हैं, उनमें कुछ ना कुछ अंतर होगा ही होगा। ठीक है, नहीं तो भाई साहब कोई ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, पहचानेगा कोई कैसे? नेचर में उनकी इंडिविजुअलिटी भाई एग्जिस्ट कैसे करेगी, उसमें कोई ना कोई डिफरेंसेस होता ही है बच्चा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कहा गया इट हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन चेंजिंग एनवायरमेंट। कौन? वेरिएशन की वजह से ही कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो इस बदलते इन्वायरमेंट में जो है वो सर्वाइव कर पाता है। आपके मन में हो सकता है सवाल हो, मैम हमने समझा नहीं, समझाती हूँ बच्चे, ध्यान से समझना।
एग्जाम्पल के लिए तुम्हें याद होगा आज से पहले ना हम लोग क्या करते थे, जो मॉस्क्यूटो हमारे आसपास रहते थे ना, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग ना वो जो मच्छर वाली जो कॉइल जो आती थी ना, ऐसे गोल गोल टाइप, ऐसे जलेबी टाइप, ऐसे ऐसे ये ऐसे 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 वाला, ये वाला कॉइल जो है हम लोग जलाते थे, ठीक है। उसके बाद हुआ कि भाई इससे भी मच्छर नहीं जा रहे हैं, फिर हम लोग क्या लेकर आए, हम लोग जो इसका पेपर जो आता था, पेपर को जो है फोल्ड करके उसको जलाते थे, वो वाला आया, ठीक है। अब वो चला गया, फिर उसके बाद अब रैकेट वाला आया, ये वाला इलेक्ट्रिक वाला, कि भाई इससे क्या करो, इससे मारो वो मर जाएंगे। तीसरा क्या, फिर उसके बाद क्या आया भाई साहब, वो लिक्विड वाला आया कि भैया इसको क्या करो, इसको जलाओ और इससे वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। समय दर समय तुम एक बात बताओ, क्या सारे मच्छर खत्म हो गए क्या? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि देखो, एक जो पहले मच्छर जो आपकी ये कॉइल वाले से जो बच गए, ठीक है, उनमें क्या हो गई, जो कॉइल वाले से जो मच्छर बच गए, अब इनमें क्या आ गई, रेसिस्टिविटी आ गई। भाई साहब ये जो है ना, इनकी बॉडी जो है ना वो कहीं ना कहीं इससे अडेप्ट हो गई। भाई साहब अब ये सख्त हो गए, ठीक है, अब इनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फिर पेपर वाला लाया गया, तो हो सकता है कुछ मर गए हो और कुछ बच गए हो, तो कुछ बच गए तो अब फिर जो है इनके लिए पेपर वाला, ना ही कॉइल वाला ना ही पेपर वाला, इनसे कोई फर्क ना पड़े। उसके बाद फिर क्या किया गया, फिर रैकेट वाला लाया गया, फिर जो रैकेट से जो बच गए, फिर उसके बाद ऑल आउट वाले। अब देखो अभी भी जो है ऑल आउट वाले, या फिर जो हम लोग ये कॉइल हम लोग ये जलाते हैं ना, लाइक लिक्विड वाला जो हम लोग रिफिल वाला जो जलाते हैं, तो भाई उससे भी कई तो बच जाते हैं। तो भाई उनमें भी तो ये हो चुके हैं ना, अडेप्टेशन आ चुके हैं, वो भी तो उसमें सर्वाइव कर जा रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है बच्चे कि समय दर समय क्या हो जा रही है, ऑर्गेनिज्म में अपने बदलते इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जा रही है, उनमें चेंजेस आ रही है। ऐसा हमारे अंदर भी होता है, ऐसा हमारे अंदर भी होता है। हम भी जो है अपने बदलते इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या हो जा रहे हैं, हम सर्वाइव कर रहे हैं। भाई साहब सुनना, जैसे तुम्हें पता होगा पुराने ज़माने में लोग जो है तुम्हारे बोलते हैं ना, शाम ढलते हुए, लाइक जैसे अंधेरा होता था, लोग खा पी के 7-8 बजे तक सो जाते थे। आज भी कई जगह पे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन अभी के टाइम में भाई साहब तुम्हारे पास जो मोबाइल है वगैरह, लाइट सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। भाई तुम रात के 2-2, 3-3 बजे, भाई साहब तुम्हें आज के टाइम में चौकीदार रखने की जरूरत नहीं है, अपने घर की चौकीदारी तुम खुद कर ले रहे हो। क्यों भाई, तुम अडेप्ट हो चुके हो, तुम रात भर तुम जग सकते हो, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि बदलते इन्वायरमेंट के साथ ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। उसके आगे कैसी भी सिचुएशन आ रही है वो सर्वाइव कर जा रहा है। कोरोना का सिचुएशन देख लो, कई लोग उसमें सर्वाइव कर गए भाई साहब। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ की वेरिएशन की वजह से, वेरिएशन ने मदद करी, और वेरिएशन जो है अलाउ करता है अडेप्टेशन, एंड इट इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। और ये जो है वेरिएशन की वजह से ही ऑर्गेनिज्म किसी सर्टेन इन्वायरमेंट में वो क्या कर जाता है, अडेप्ट कर जाता है। और जब वो अडेप्ट कर गया, मीन कि उसमें क्या हो गई, टाइम के साथ इवोल्यूशन हुई, चेंजेस हुई उसके बॉडी में, ठीक है। बिकॉज विदाउट वेरिएशन इवोल्यूशन वुड नॉट बी पॉसिबल। बिना वेरिएशन के इवोल्यूशन जो है वो पॉसिबल है ही नहीं बच्चा। कैसे, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। वैसे ये इवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट आपके सब्जेक्ट में नहीं है, बट मैं एक एग्जाम्पल दे के आपको समझाना चाहूँगी ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। आपने अर्ली मैन यानी आदि मानव के बारे में ज़रूर से सुना होगा, ठीक है। आदि मानव जो गुफाओं में रहते थे बेटा, वहाँ पे क्या होता था, गुफाओं में जब वो रहते थे उनके पास लिमिटेड सोर्सेज थे खाने पीने रहने के। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इंसान ने जो है अपना काम करना नहीं छोड़ा, इंसान ने सीखना नहीं छोड़ा, इंसान ने नए नए ज़रूरत के हिसाब से नए नए इन्वेंशन करना नहीं छोड़ा। तो समय के साथ जैसे जैसे उनकी नेक्स्ट जनरेशन आती गई बच्चे, वो कैरेक्टर्स जो है, वो अडेप्टेशन जो है वो धीरे धीरे उनके बच्चों में भी ट्रांसफर होती गई। तो एक समय में जो इंसान जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में रहा करता था, आज के समय में देखो वही इंसान जो है मून और मार्स पे जाने की बात करता है, वही इंसान मून और मार्स पे जाने की बात करता है। ये कहीं ना कहीं बच्चे, ये वेरिएशन के वजह से ही हमारे में इवोल्यूशन हुई है ना, हमारे में चेंजेस हुई है ना। हम आज के समय में क्यों नहीं आदिमानव की तरह रहते भाई साहब। एक टाइम में तुम्हारे पास अगर लाइट ना रहे तुम पागल हो जाते हो, तुम्हारे पास इंटरनेट ना रहे तुम बिलबिला जाते हो भाई साहब। लेकिन तो ये कैसे है, ये समय के साथ हुई चेंजेस है हमारे में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे दिस स्मॉल चेंजेस कीप एडिंग अप ओवर मेनी जनरेशन, डू नॉट हैपन सडनली और ये हैपन स्लोली। कहा ये गया कि ये जितनी भी चेंजेस हुई ना बच्चे, इंसान ने जितनी भी एक्टिविटीज, जितने भी स्किल्स उन्होंने सीखे, ये अचानक से एक ही दिन में नहीं सीखा है। इंसान को जो अडेप्टेशन जो हुई है ना,
यानी इंसान सर्टेन इन्वायरमेंट में, सर्टेन क्लाइमेट में जो खुद को अडेप्ट कर पाया है ना, इसके पीछे बहुत समय लगे हैं, जनरेशन से जनरेशन टाइम लगे हैं। ये चेंजेस जो होती है ना बच्चे, ये धीरे धीरे होती चलती है, अचानक से नहीं पता चलती। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि जब दादा दादी का समय था, उस समय में लोग जो है मोबाइल फ़ोन वगैरह इन सब की उतनी ज़्यादा बात नहीं करते थे। लोग चिट्ठियों से जो है एक दूसरे से बातें किया करते थे। उसके बाद जब हम थोड़े बड़े हुए तब तक जो है वो वाली फ़ोन जो है, क्या कहते हैं, बटन वाली फ़ोन जो है वो आ चुकी थी। लेकिन उसके बाद से जो रैपिड जो चेंजेस हुई है, आज के समय में बच्चा, भाई साहब, बच्चा पैदा होता है वैसे उसको फ़ोन दे दो, वो चलाना सीख जाता है। तुम उसको नहीं बताओगे वो सीख जाएगा। ये कहीं ना कहीं समय के साथ हुआ क्या है, उस पर चेंजेस है बच्चे, उसमें अडेप्टेशन है। ठीक है, बच्चे आज के समय में धीरे आप में जो है एडवांसमेंट जो आ रही है, वो सब कहीं ना कहीं उन्हीं चेंजेस का नतीजा है, जो कि अचानक से नहीं हुई है, ये चेंजेस धीरे धीरे हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि हमारे में ये जो चेंजेस जो हो रही है, किसी भी स्पीशीज़ में अगर ये चेंजेस हो रही है, वो अचानक से नहीं बल्कि स्लोली हुई है। ठीक है, चेंजेस ओवर मेनी जनरेशन, ये चेंजेस बहुत जनरेशन तक हुई है। दिस वेरिएशन अकुमुलेट, और ये बाद में इकट्ठे आपको देखने को मिलती है कि भैया हाँ देखो, इनका ये जो सर्टेन स्पीशीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, जैसे तुम सोचो ना, पुराने ज़माने में तुम अगर डॉगी को अगर देखते थे, लाइक डॉगी इसकी, हाँ यार आप भरोसा कर सकते हो। आज के समय वाले डॉगी को देख लो भाई, पुराने समय में अगर डॉगी को अगर हम बोलते हैं ना रोटी दे देते थे, अगर सूखी रोटी भी अगर हम दे देते थे तो वो खा लेता था। आज के समय भाई साहब तुम रोटी दे दो, तुम उसको बिस्किट दे दो, नहीं खाएगा। उसको क्या चाहिए, उसको बोटी चाहिए, उसको लाइक चिकन मटन ये सब दो, वो खाएगा। लाइक वो भी चूजी हो गए भाई साहब। गली के कुत्ते, जो कि कल तक लोग उनको क्या समझते थे कि भाई गली के कुत्ते हैं, गली में रहेंगे, हमारी जो है एक तरह से क्या कहते हैं, हमारी सुरक्षा होगी। भाई साहब अभी के टाइम में तुम गली में निकल जाओ, गली के कुत्ते तुमको डरा देंगे। तो भाई साहब ये टाइम के साथ कहीं ना कहीं हुआ चेंजेस ही है ना। ठीक है, तो ये चेंजेस जो है धीरे धीरे होती जाती है, और यही इकट्ठे जब आपको एक साथ नज़र आती है तब आप बोलते हो कि क्या हो गया है, तब आप बोलते हो कि इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, चलिए फाइनली अ न्यू स्पीशीज में फॉर्म, और क्यों, यही जब इकट्ठी चीज़ें जब होती है तो हम बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आपको दिख रही है, तब आप बोलते हो कि नहीं यार ये एक न्यू स्पीशीज जो है वो फॉर्म हो गया, और यही अकुमुलेशन जो है वो हेल्प करता है इवोल्यूशन में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं जीन की। अब हमारे काम का कॉन्सेप्ट आ गया जीन। जीन क्या होता है? जीन मतलब वो नहीं कि भाई चिराग घिसा और चिराग से जिन निकल आया, बोले हुकुम मेरे आका, तो नहीं, वो वाले जिन नहीं है। ये वो वाली जिन है जो कि हमारे शरीर में, हमारे आपके, हम लिविंग बींग के, ठीक है, शरीर में होता है। ठीक है, अच्छा ये जीन का मतलब क्या है और ये जीन का काम क्या है? तो सिंपली बात ये है, जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या है समझाती हूँ। देखिए अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले कहा ना कि हेरिडिटी का मतलब क्या है, कि कोई भी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है, उसे हम हेरिडिटी कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये है कि अगर हम हेरिडिटी का बात बोल रहे हैं कि हेरिडिटी हमारे में, हेरिडिटी मतलब कि पासिंग ऑफ अ कैरेक्टर, तो कैरेक्टर कैसे आएगी भाई? हमने एक एग्जांपल लिया, हमने कहा कि मैंने ब्लिंकिट वाले भैया से मैंने ऑर्डर किया है, मैं ब्लिंकिट का ऐप खोली और मैंने वहाँ पे क्या किया है, ऑर्डर किया है। मैंने अपने लिए 2 कोक मंगाया। ठीक है, 2 कोक मंगाया। अब मुझे एक बात बताओ कि मैंने ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया? कोक। अब ब्लिंकिट वाले भैया मेरे को लाकर दे रहे हैं लौकी या फिर गोभी, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। मैंने ऑर्डर किया क्या? जो मैंने ऑर्डर किया यहाँ पे अपने फ़ोन से जो ऑर्डर प्लेस किया, वही चीज़ वहाँ शो होना चाहिए, और वही चीज़ वो ब्लिंकिट वाले भैया जो है, वो डिलीवरी वाले भैया जो है हमारे पास लेकर आएंगे। ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या लेकर आते हैं? वो मेरे लिए एक पैकेट लेकर आते हैं, और इस पैकेट में जो है वो कोक की 2 बोतल है, कोक की 2 बोतल है। अब ये पार्सल जब ये मेरे तक पहुंचा रहे हैं, ये क्या हो रही है? ये ट्रांसफ़र हो रही है। कहाँ से? जो हमारे ब्लिंकिट का जो डार्क स्टोर है वहाँ से मेरे घर तक क्या हो रही है? ट्रांसफ़र हो रही है। और भैया क्या कर रहे हैं? ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्या? ये पैकेट ट्रांसफ़र लेकर कौन आ रहा है? भैया लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? ये पैकेट। पैकेट के अंदर क्या है? पैकेट के अंदर कोक है। बिल्कुल वैसे ही ध्यान से सुनना कि जब होती है आपके फर्टिलाइजेशन किसका? ओवा और स्पर्म का। ठीक है, तो ओवा और स्पर्म का जब
क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बन गया, जायगोट बन गया। अब जब फर्टिलाइजेशन हो ही रही होती है उसी दौरान क्या होती है बच्चे, मिक्सिंग होती है। किसकी मिक्सिंग होती है, जीन की। जीन बोले तो आपके ये मेल और फीमेल जो क्रोमोजोम होते हैं, इन क्रोमोजोम की क्या होती है बच्चे, इन क्रोमोजोम की मिक्सिंग होती है। और इसी मिक्सिंग के दौरान ही क्या होता है कि ये जीन जो है, ये क्रोमोसोम्स जो है बेसिकली ये ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे ब्लिंकिट के डार्क स्टोर में बेटा बहुत सारे सामान है, लेकिन हमको जो, हम पूरा का पूरा डार्क स्टोर थोड़ी ना ऑर्डर कर लेंगे, हमको जो सामान चाहिए, हमको जो जरूरत है हम वही मंगाएंगे ना। ठीक उसी तरीके से क्या होती है बच्चे कि देखा जाए कि मेल क्रोमोसोम और फीमेल क्रोमोसोम, इनके पास कैरेक्टर्स तो बहुत सारे कोडेड है, बट जो न्यू जनरेशन में वही चीज जाएगी जो रिक्वायर्ड रहेगी। भाई वो गया, अब गया तो जो इसमें गया है वही तो शो होगा ना बच्चे। तो उसी के हिसाब से हम बोलेंगे कि भाई साहब ये जीन जो है, ये जीन जो है वो क्या हुआ है, बच्चे में ट्रांसफर हुआ है। यही रीजन है, अगर मान लो पिता को बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, पिता को गुस्सा आता है, ये क्या है, कैरेक्टर है। बच्चे को भी गुस्सा आ रहा है तो हम कहेंगे ना कि पिता का जीन बच्चे में गया है। पिता का वो वाला जीन जो गुस्सा दिलाता है, वो वाला जीन बच्चे में गया है, इसी वजह से बच्चे को क्या आता है, गुस्सा आता है। तो जीन क्या है, जीन वो है जो कि किसी पर्टिकुलर ये कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। जीन जो है वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। समझ में आ रही है बात। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने कहा कि देखो पिता के आंखों का कलर जो है वो क्या है, ब्लैक है, माँ के आंखों का कलर कैसा है, ब्राउन है, और बच्चे के आंखों का कलर कैसा है, मान लो ब्राउन है, तो हम क्या कहेंगे कि बच्चे में माँ का जीन आया है, इसी वजह से बच्चे की आंखों का रंग कैसा है, ब्राउन है। समझ में आ रही है बात। क्यों, क्योंकि ब्राउन जो है वो आई के कलर की बात कर रहे हैं, और आई का कलर इज व्हाट, इज द कैरेक्टर। और कैरेक्टर में कौन सा शो हो रहा है, ट्रेट, ब्राउन कलर। और ये ब्राउन कलर का जीन जो, ब्राउन कलर को इन्फ्लुएंस करने वाला जो जीन है माँ से बच्चे में ट्रांसफर हुआ है। यही रीजन है कि बच्चे के आंखों का कलर कैसा है, ब्राउन है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे कि जब हम बोलते हैं कि कोई कैरेक्टर ट्रांसफर हो रही है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, मतलब कि हम जीन की बात कर रहे हैं। और ये जीन होता क्या है, जीन आपके डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा होता है। अब डीएनए हो सकता है कई बच्चे कंफ्यूज करें, देखो डीएनए जो है ना इस तरह की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो देखो मान लो यहाँ से यहाँ तक का जो डीएनए का पार्ट जो है, यहाँ से यहाँ तक का जो डीएनए का पार्ट है, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, ये हेल्प करता है, या फिर इसका कंट्रीब्यूशन है किसमें, आई कलर में, आई के कलर में, आई के कलर में। और ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ब्राउन आई कलर के लिए। तो अगर ये वाला हिस्सा अगर क्या होता है, बच्चे में ट्रांसफर होता है, तो ही बच्चों के आंखों का कलर जो है वो ब्राउन होगा। और अगर मान लो कि ये माँ का क्रोमोसोम है, ये पिता का क्रोमोसोम है, ठीक है, ये पिता का क्रोमोसोम है, ये ब्राउन आई कलर के लिए ये जीन था, और ये वाला जो है वो ब्लैक आई के लिए जीन था। अगर मान लो कि ये वाला ब्लैक कलर को इन्फ्लुएंस करने वाला, ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है, ये अगर बच्चे में ट्रांसफर होता है तो बच्चे की आंखों का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो अब हम बोलेंगे इस हालत में कि बच्चे के अंदर पिता का जीन ट्रांसफर हुआ है। बच्चे के अंदर किसका जीन गया है, पिता का गया है। और क्योंकि पिता की आंखें ब्लैक है, इसीलिए इस बच्चे की आंखें भी क्या है, ब्लैक है। समझ में आ रही है बात। चलिए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि जीन जो है कंट्रोल करता है पर्टिकुलर ट्रेट्स जैसे कि आई, हेयर, इन सब के कलर को, और हाइट, इन सबको। चलिए जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। और जीन बने किसके होते हैं बच्चे, डीएनए के बने होते हैं। डीएनए का जो सर्टेन पार्ट होता है ना, सर्टेन पार्ट ऑफ द डीएनए, इसी को ही हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ओके, अच्छा, ईच जीन इज स्पेसिफिक पीस ऑफ डीएनए। हर एक जीन जो है वो डीएनए का एक स्पेसिफिक टुकड़ा होता है। क्या कहा गया, ईच जीन, हर एक जीन जो है वो आपके डीएनए का स्पेसिफिक टुकड़ा होता है। और यही टुकड़े में क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है किसकी, प्रोटीन बनाने की। मैंने कहा इसी जीन में क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने की। एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, हम अभी जस्ट हमने आपको बताया, यहाँ पे बताते हैं, अभी जस्ट हमने बताया कि हमने क्या किया कि हमने ब्लिंकिट में हमने ऑर्डर करा, ब्लिंकिट में हमने क्या करा, ऑर्डर करा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा।
ब्लिंकिट में हमने ऑर्डर करा तो क्या वहाँ पे हम ही ऑर्डर कर रहे हैं? नहीं, हमारे जैसे कई लोग हैं, शायद आप भी, जो अपने आसपास की जो ब्लिंकिट स्टोर है वहाँ पे आप ऑर्डर करते होंगे। ठीक है, तो बताइए ब्लिंकिट को तो रोज़ कई ना कई कितने सारे ऑर्डर मिल रहे होंगे, तो ये एक पार्ट में ये ऑर्डर मिल रहा है। ठीक है, ये ऑर्डर इनको मिल रहा है। अभी हम बात करते हैं वाराणसी की। वाराणसी में सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि कई सारे लोग जो है ब्लिंकिट में ऑर्डर कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सब जो क्या है, सबकी ऑर्डर सेम होगी क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है सबकी ऑर्डर सेम हो सकता है कुछ सिमिलर हो, लेकिन सबकी ऑर्डर सेम नहीं होगी। बहुतों की ऑर्डर जो होगी वो डिफरेंट होगी। तो ये जो है, ये मान लीजिए ये क्या है, ये हम ऑर्डर को अगर हम बोले कि ये हमारा क्या है, ये ऑर्डर क्या है, हमारा डीएनए है, तो ईच ऑर्डर इज द जीन। अगर ऑर्डर को हम बोले कि ये हमारा डीएनए है, तो ईच ऑर्डर यानी छोटे अलग अलग जो ऑर्डर है इज द जीन, जो कि अलग अलग वेरिएशन का होगा। अलग अलग ऑर्डर मतलब अलग अलग सामान का ऑर्डर, इसी तरीके से अलग अलग जीन मतलब अलग अलग प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन, और ये प्रोटीन ही डिसाइड करेगी हमारी कैरेक्टर्स को। जैसे देखिए, ये हमारा डीएनए रहा, ठीक है, और डीएनए का ये वाला हिस्सा जो है, हमने कहा कि मान लीजिए डीएनए का ये वाला हिस्सा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? हाइट के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चे? हाइट के लिए। तो इसके पास क्या है? इसके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है कि कितने प्रोटीन बनानी है, किसके लिए? ग्रोथ के लिए। कितनी प्रोटीन बनेगी? मतलब कि जब हमारा शरीर, ध्यान दीजिएगा, जब हम माँ के पेट में हम जब रहते हैं, जब हमारा बोलते हैं ना, जब हम एक जाइगोट के फॉर्म में रहते हैं, तब हमारे शरीर में ये डिफाइन हो चुका होता है कि हमारी ग्रोथ कितनी होगी, हमारी आंखों का रंग कैसा होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारा ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ये सारी चीज़ें तय हो चुकी होती है। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन जब हो रहा था ना बच्चे, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा था उसी दौरान क्या हुई थी? उसी दौरान मिक्सिंग हुई थी किसकी? डीएनए की। कौन सा डीएनए? तो मदर के डीएनए और फादर के डीएनए, इन दोनों के डीएनए की मिक्सिंग हुई थी, और यही मिक्सिंग के होने की वजह से हमारे में जो कैरेक्टर्स जो अपीयर हुए, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स के जीन हमारे में मौजूद होंगे वैसा ही प्रोटीन बनेगा, और जैसा प्रोटीन बनेगा वैसा ही हमारा जो है अपीयरेंस होगा। अगर हमारे शरीर में मान लीजिए कि हेयर के कलर के लिए जो जीन है, मान लीजिए कि वो ब्राउन हो गया, तो हमारे जो बाल का रंग कैसा होगा? ब्राउन होगा। क्यों? क्योंकि वह जीन जो है वो ब्राउन हेयर के लिए प्रोटीन बनाएगा, और वही प्रोटीन जो है हमारे शरीर में अपीयर होगा, फंक्शन करेगा, जिसके वजह से हमारे सिर पे जो बाल आएंगे ना, वो ब्राउन कलर के होंगे, ना कि ब्लैक कलर के होंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब हमारे में जो ट्रांसफर हुआ है वो तो ब्राउन कलर वाला जीन हुआ है ना, तो ब्राउन कलर वाला जीन है तो वो तो ब्राउन कलर के लिए ही प्रोटीन बनाएगा ना। ये बिल्कुल वैसा है जैसे अभी हमने बोला ना कि मैं जो ऑर्डर करूंगी ब्लिंकिट से, अगर मैं कोक ऑर्डर कर रही हूँ तो मेरे को तो कोक ही मिलेगा ना भाई, कद्दू थोड़े मिल जाएगा मेरे को, या गोभी थोड़े मिल जाएगी। समझ में आ रही है बात? चलिए, ये प्रोटीन ही क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं हमारे कैरेक्टर्स को। जीन में डिसाइड आई कलर, अनदर जीन में डिसाइड ब्लड ग्रुप। ध्यान दीजिए, एक जीन एक कैरेक्टर को कैरी करेगा। समझ में आ रही है बात? एक जीन एक कैरेक्टर को क्या करेगा? ये आपकी डिसाइड करेगा। जैसे हमने बोला ना कि एक ऑर्डर जो ब्लिंकिट में एक ऑर्डर अगर हो रही है, तो भाई वो एक डिलीवरी मैन लेकर जाएगा, दूसरा जो है वो दूसरा डिलीवरी मैन लेकर जाएगा। भाई दोनों ही ऑर्डर क्या है? अलग अलग है भाई, सेम नहीं, स्पेसिफिक है, अलग स्पेशल है। समझ में आ रही है बात? चलिए, ऑल दिस जीन टुगेदर आर पार्ट ऑफ द लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, और जितने भी जीन हैं वो सभी एक लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल के क्या हैं बच्चे? ये पार्ट हैं, यानी ये टुकड़े जो हैं ये बिल्कुल उसी तरीके से होते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ, वेट अ मिनट। देखो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे लिए मैं एक ये लेकर आई हूँ, देखो समझाती हूँ, तुम्हें ध्यान से समझना। देखो ये तुम्हें क्या दिख रहा है? ये लंबी सी एक स्ट्रैंड दिख रही है, देखो लंबा सा एक धागा दिख रहा है ना, ये पूरा इतना लंबा सा, और छोटे छोटे, ध्यान देना, इसमें छोटे छोटे ये बीड्स दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे बीड्स दिख रहे हैं ना। समझो कि ये पूरा का पूरा जो है ना, पूरा का पूरा जब ये इस तरीके से है, इकट्ठे, देख रहे हो? ये देखो,
इस तरीके से है ये कंप्लीट। तो ये हमारा इकट्ठे देखो एक पूरा का पूरा ऐसा शेप एक दिखाई देगा। देखो ये क्या है हमारा, ये पूरा का पूरा समझ लो ये क्रोमोजोम है। ये क्या है, क्रोमोजोम है। अच्छा, इस क्रोमोजोम को ना धीरे से जब हम साइड से जैसे इसको ओपन करेंगे, ये देखो जब हम ओपन कर रहे हैं ये, तो हमारा क्या निकलेगा, ये देखो डीएनए। ठीक है, डीएनए में छोटे छोटे ये जो पार्ट जो दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे ये जो पार्ट दिख रहे हैं, ये क्या है, छोटे छोटे जो इसके हिस्से, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, जीन बोल रहे हैं। इसमें कितने सारे जीन, अगर इसको खोल दिया जाए, देखो तो कितना लंबा ये धागा बन गया, दिख रहे हो कितना लंबा ये धागा बन गया ना। ओके, ये देखो, ये तुमको ये दिख रही है, ये छोटे छोटे बीड्स है। समझ लो कि ये बीड्स जो है ना, यही तुम्हारे क्या है, ये पार्ट जो है ये जीन है। और एक एक जीन जो है वो अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल। जैसे मान लो ये आंखों के रंग के लिए, ये तुम्हारे आंखों के शेप के लिए, ये हो सकता है तुम्हारे हाइट के लिए, ये बालों के कलर के लिए, स्किन कॉम्प्लेक्शन के लिए, ये गुस्सा आने के लिए, ये शर्माने के लिए, ये तुम्हारे जो है मान लो कि फ्लर्टियस नेचर के लिए। तो अलग अलग जितनी भी तुम्हारे अंदर जो नेचर है, उन सब के लिए डीएनए पे क्या होती है, जीन होती है। ठीक है, मतलब डीएनए का जो सर्टेन हिस्सा है उसे तुम क्या बोल रहे हो, जीन बोल रहे हो। देखो जब होता क्या है, जब ना फर्टिलाइजेशन के दौरान जो आपकी ट्रांसफर होती है ना जीन, तो पता है कैसे होती है, देखो इनका ना क्रॉसिंग होता है। कैसे क्रॉसिंग होता है, देखो ये देखो पेयर में होते हैं, ये क्रोमोसोम जो है आते हैं आपके पास ऐसे पेयर में आते हैं। ठीक है, ये मम्मा का और ये पापा का जीन। ठीक है, तो हो सकता है इसमें देखना, इसमें जो डोमिनेंट होगा, इन दोनों में जो डोमिनेंट होगा वही क्या होगा, वही जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा आप में। मतलब यहाँ से हिस्सा जो है, यहाँ का हिस्सा आ गया और यहाँ का हिस्सा जो है वो इन्फ्लुएंस ये रहेगा, लेकिन इनका जो है कोई एक्ट नहीं रहेगा। मान लो ये ब्लू कलर का है आईज, ये ब्राउन कलर का है, और ये वाला अगर डोमिनेंट है तो जाहिर सी बात है ये जीन रहते हुए भी ये शो नहीं होगा, जबकि ये इसका कलर जो है आप में शो होगा। क्यों, क्योंकि ये वाली जो है ये पावरफुल जीन है, यही आपके बॉडी में क्या करेगी, प्रोटीन बनाएगी, जिससे कि आपकी आंखों का कलर जो है वो ब्राउन होगा, ना कि ब्लू होगा। तो ये ऐसे ही सारा काम होता है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, कहाँ गया हमारा, ये देखिए कि यही जो है, यही जीन ही जो है वो डिसाइड करेंगे, जीन जो है पर्टिकुलर जीन ही जो है डिसाइड करेंगे कि हमारा कैरेक्टर कैसा होगा। क्योंकि ये जीन के वजह से ही हमारी बॉडी में प्रोटीन बनेगी, और वो प्रोटीन हमारी बॉडी में फंक्शन करेंगे। जब वो फंक्शन करेंगे तो वो कैरेक्टर अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए जीन में डिसाइड आई कलर, अनदर जीन डिसाइड ब्लड कलर, ये ब्लड ग्रुप, और ऑल दिस जीन टुगेदर आर द पार्ट ऑफ द लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, जैसा कि हमने बताया। और ईच जीन कंट्रोल करेगा सिर्फ एक कैरेक्टर को, एक जीन एक कैरेक्टर को। अच्छा जी, अब ध्यान दीजिए डीएनए क्या होता है। तो डीएनए आपका केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि डबल हेलिकल बोले तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है, तो हमारा जो सेल है ना, तुम्हें पता होगा कि भाई हम ह्यूमन बॉडी जो है, हम लिविंग बॉडी जो है वो किसके बने हुए हैं, हम सेल के बने हुए हैं। ठीक है, हम सेल के बने हुए हैं। तो सेल जो है ना बच्चे, सेल के अंदर ही न्यूक्लियस होता है, उसी न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए होती है, और डीएनए में ही हमारे शरीर में कौन सा कैरेक्टर अपीयर होगा उसके लिए कोडिंग होती है। समझ में आ रही है बात। चलिए, तो याद रखिएगा कि ये क्या कैरी करते हैं, ये कैरी करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मतलब कि इन्हीं के बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म का रंग, रूप, बिहेवियर जितने हैं सब तय इसी के बेसिस पे होंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जरूर से याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज डीएनए जीन का क्या डेफिनेशन होता है ये भी आपसे पूछा जाता है। जरूर से इसको ध्यान में रखिएगा। मैं यहाँ पे इसको टिक लगा देती हूँ आपके लिए। देखिए ये जीन जो है ये क्या होते हैं, इधर से फिर वेरिएशन क्या होती है, देन हेरिडिटी क्या होती है, ये आपसे पूछे जाते हैं। ये टर्म्स जो है आपसे पूछे ही जाते हैं। इवन इसके अलावे डीएनए क्या होता है, डीएनए के ऊपर तो शॉर्ट नोट्स लिखने आ जाते हैं। ठीक है, और इनहेरिटेंस ध्यान दीजिएगा, इनहेरिटेंस क्या है, तो इनहेरिटेंस जो है जब पासिंग होती है ट्रेड्स की फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, दैट्स वाई कि चाइल्ड जो है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। लाइक मैंने बोला ना, इंसान का बच्चा इंसान की तरह, इंसान का बच्चा सुअर की तरह नहीं दिखेगा। तो ऐसा जब बोल रहे हैं कि इंसान का बच्चा इंसान की तरह दिखेगा, तो क्यों दिखेगा, ड्यू टू द इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस होगी थ्रू द जीन, किसकी वजह से होगी, जीन की वजह से, बिकॉज यही जो है जो आपकी पेरेंट्स से आप में ट्रांसफर होते हैं, और यही रीजन है कि आप बिल्कुल
अपने पेरेंट्स की तरह यानी इंसानों की तरह दिखते हो। देखिए एग्जाम्पल लिया, पेरेंट्स के जो है ब्राउन आइज है, तो चिल्ड्रन में ऑल्सो हैव अ ब्राउन आइज। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ इनहेरिटेंस की वजह से। ठीक है, एक्सप्लेन करती है सिमिलैरिटीज बिटवीन द पेरेंट एंड द चिल्ड्रन। इनहेरिटेंस जो है हमें बताती है कि भाई पेरेंट्स और बच्चों में क्या समानता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या है? तो दिस ट्रेट्स यू आर बोर्न विथ, जिस अभी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आप बोर्न हुए हो, जन्मे हो, अभी के टाइम में देखो तुम्हारे में क्या क्या गुण हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स है तुम्हारी, वो सभी इनहेरिटेड ट्रेट्स है। ठीक है, दे कैन नॉट बी चेंज बाय प्रैक्टिस और इन्वायरमेंट। तुम अपने इसको नहीं बदल सकते भैया। जैसे तुम्हारे आंखों का कलर, तुम अपने आंखों का कलर कैसे बदल लोगे? अब बोलोगे हम तो प्रैक्टिस करेंगे। भैया कितना प्रैक्टिस कर लोगे यार? प्रैक्टिस करने से, मेहनत करने से तुम्हारी आंखों का कलर चेंज होगा। उसके लिए तुमको वो लगाना पड़ेगा, वो क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं ना, हाँ वो लगाना पड़ेगा। ब्लड ग्रुप, अरे भैया ब्लड ग्रुप कैसे चेंज कर लोगे यार? नहीं कर सकते नहीं कर सकते। ठीक है, तो चाहे आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, कितना भी आप बोलते हैं ना ट्रेनिंग ले लीजिए, आप अपनी आंखों का कलर नेचुरली, अपने ब्लड ग्रुप नेचुरली चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा कल तक तो भाई इंसान अपना सेक्स भी चेंज नहीं करवा सकता था, लेकिन नेचुरली नहीं चेंज हो सकती है, बट मेडिकली तो हो पॉसिबल है ना। ठीक है, चलिए। अच्छा जी, इनहेरिटेड ट्रेट्स आर नॉट लर्न, इनको नहीं सीखा जा सकता। ऐसा नहीं कि भाई साहब मेरी आंखों का कलर जो है ब्लू है, चलो हम सीख करके ना मतलब मेरा आंखों का कलर ब्लैक है, हमको तो ब्लू आइज पसंद है, हम ना चलो सीख लेते हैं और सीख करके अपने आंखों का कलर ब्लू कर लेते हैं। नहीं होगा भाई, नहीं होगा। ठीक है, ना ही आप ये दिस ट्रेट्स कैसे होते हैं, तो कंट्रोल होते हैं तुम्हारी जीन के जरिए। ठीक है, अच्छा अक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होती है? देखो बहुत ही बढ़िया सा ये है, इसको ध्यान में रखना, तुम्हारे से पूछा जा सकता है इनहेरिटेड ट्रेट्स और अक्वायर्ड ट्रेट्स एग्जाम्पल के साथ, जरूर से याद रखना। अक्वायर्ड ट्रेट क्या होती है? तो बच्चे अक्वायर्ड ट्रेट ये होती है कि आप जैसे मान लीजिए आपको गाना बहुत अच्छा आता है, गाने। ठीक है, आप मान लीजिए जैसे जैसे मान लीजिए आपके परिवार में कोई गाने वाला कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसको कि गाने का शौक है, लेकिन आप क्या करते हो, आप सिंगिंग सीखते हो, आपकी आवाज़ जो है थोड़ी निखरती है, आप अच्छा गाते हो। तो आपने ये जो कैरेक्टर्स जो अपनाया, ये कैसे अपनाया भाई? सीख करके। आपको स्विमिंग नहीं आती थी, आपने सीखा, आपको स्विमिंग आ गई, तो ये कैसा है? ये अक्वायर्ड ट्रेट है। जब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे ना मेरे क्या है, यहाँ पे जो है ये यहाँ पे ना एक्चुअली ये दाग है, जैसे ये मेरे को चोट लग गई थी, या फिर ये देखो ये जो है ना हाथों पे कैसे दिखाऊं, दिख रहा है भाई? हाँ ये देखो यहाँ पे ये जलने का निशान है, ये जो देखो जलने का निशान है, ये बाय बॉर्न नहीं है, बाय बर्थ नहीं है, ये मुझे अभी हुए हैं, अभी कुछ टाइम पहले हुए हैं। अभी कुछ टाइम पहले तुमने सुना होगा, मतलब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे पैरों में चोट लगी थी, मेरे पैरों में जख्म का ना अच्छा खासा निशान है। ठीक है, तो ये बाय बर्थ नहीं है, ये भाई बाद में हुई है। तो ये सब जो निशान आए, ये सारी जो चीज़ें हुई, वो क्या हुई, वो समय के साथ हुआ, इन्वायरमेंट के वजह से, लाइफ टाइम जो चेंजेस हुई, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की वजह से। आज मैं अगर बच्चों को पढ़ा लेती हूँ, थोड़ा बहुत अच्छा गा लेती हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि अक्वायर्ड ट्रेट्स, मैंने सीखा है भाई, मैंने प्रैक्टिस करी है, तब जाके ये कैरेक्टर्स मेरे में आया है। ऐसा नहीं कि पैदा होते ही मैं सुर में लगा के रोना शुरू कर दिया था, नहीं ऐसा नहीं है, या पैदा होते ही पढ़ाना शुरू कर दिया था, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वो कैरेक्टर्स जो आप क्या करते हो अपने लाइफ टाइम में, आप कोई पर्सन जो है वो डेवलप करता है ड्यू टू द इन्वायरमेंट, प्रैक्टिस की वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से, तो उसी को हम अक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं। मतलब अक्वायर्ड ट्रेट्स वो ट्रेट होती है जिसको कि आप डेवलप करते हो, लर्न करते हो, सीखते हो, ना कि उसके साथ जन्म लेते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा दिस ट्रेट्स डेवलप होते हैं कैसे, तो ड्यू टू द इन्वायरमेंट, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, इंजुरी और लाइफस्टाइल की वजह से। ठीक है, चलिए अब याद रखिएगा एग्जाम्पल के लिए, दिस ट्रेट्स आर नॉट पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द चिल्ड्रेन। ऐसा नहीं है कि एकदम जो पेरेंट्स हैं, अब मान लो कोई पेरेंट है, ठीक है, कोई पेरेंट जो है बहुत 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 अच्छे स्विमर है, बहुत 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 अच्छे स्विमर हैं, ठीक है, वर्ल्ड लेवल के स्विमर हैं भाई साहब, ओलंपिक में भाई जीत चुके हैं। भाई इनका बच्चा होगा तो उस बच्चे को भी सीखना पड़ेगा, स्विमिंग उस बच्चे को भी सीखनी पड़ेगी। अगर कोई बंदा रेसलर है ना, तो उसके बच्चे को भी रेसलिंग सीखनी पड़ेगी, तो ही वो रेसलर बनेगा। ऐसा नहीं कि ना भाई साहब अब तो भाई रेसलर का बच्चा है तो रेसलर ही बनेगा, पैदा होते ही भाई साहब ले कुश्ती लड़ना शुरू कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसको जो है उसमें भाई साहब ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तब वो ट्रेड्स उसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो जैसे कहा गया मस्क्यूलर बॉडी ऑफ रेसलर, एबिलिटी टू स्विम और राइड अ बाईसाइकिल, नॉलेज, स्किल्स, स्कार्स, हैंड राइटिंग,
ठीक है। और यहाँ पे स्कार्स ऑन हैंड, अरे भाई स्कार्स ऑन हैंड राइटिंग आ गया, वाह। ठीक है, स्कार्स हो गए, और साथ ही आपके हैंड राइटिंग में जो इम्प्रूवमेंट है ये सब जो है वो समय के साथ ही जो है वो क्या होती है बच्चे, समय के साथ ही इसमें आपको महारत हासिल मिलती है। भाई बचपन से कोई बॉर्न बोलते हैं ना, जन्मजात कोई सीखा हुआ नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे जो ट्रेड्स होंगे उनको आप अक्वायर्ड ट्रेड्स का नाम देते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान है जिसके बारे में आपको जानना है इस चैप्टर में, जो कि है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, कौन है ये? इन अंकल को फादर ऑफ द जेनेटिक्स का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? फादर ऑफ द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के फादर कहे जाते हैं ये। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही स्टडी करी थी कि कैसे कोई कैरेक्टर इनहेरिट होता है वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, और इन्होंने इसके लिए इस्तेमाल करा था पी प्लांट को। पी प्लांट को बच्चा, इसका एक साइंटिफिक नाम है पाइसम सटाइवम। ठीक है, ये नाम है, इसको जरूर से याद रखेंगे। ये आपके स्वीट पी प्लांट के बारे में कहा जाता है, मटर के पौधे होते हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो एक सवाल जो कि एग्जाम में आपका आता ही आता है वो क्या है? वो ये कि आखिर जो मेंडल चचा जो थे उन्होंने भाई मटर का पौधा ही एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चूज करा? और भाई एक्सपेरिमेंट क्यों किया? वो चाहते तो मटर पनीर भी बना के खा सकते थे, लेकिन नहीं, शायद बंदे को मटर पनीर पसंद नहीं था, इंडिया का नहीं थे ना, इसलिए। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल अभी मटर पनीर पर से फोकस हटाते हैं और मेंडल पे लगाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कहा गया कि मेंडल ने आखिर ये पी प्लांट को चूज क्यों किया। तो चूज करने के पीछे रीजन था बच्चे, क्योंकि पी प्लांट जो था वो इजी टू ग्रो, अरे भैया जल्दी उग जाते हैं इन कंपैरिजन टू अदर सब्जियां, ठीक है, या फिर अदर प्लांट्स, ये ईजी ग्रो हो जाते हैं। साथ ही इनकी शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, 3-4 महीने की लाइफ साइकिल होती है। आराम से आप इसमें जो है आप कई बार साल में 3-4 बार उगा सकते हो। ठीक है, अच्छा जी। शो क्लियरिंग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब कि आप जो है क्या करते हो, इसके जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब वह कैरेक्टर जो इनमें साफ साफ दिखते हैं, कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो उनको आप खुली आंखों से देख सकते हो, जैसे उनके फूल का रंग, जैसे उनके पॉड, यानी पॉड क्या होती है बच्चे, तो पॉड वो होती, एक मिनट बड़ा गंदा सा हो गया, ये देखो पॉड वो होती है मटर, जिसमें मटर के दाने होते हैं, ये जो छिलके होते हैं जिसके अंदर मटर के दाने होते हैं ना, उसकी वो पॉड का शेप, पॉड का कलर, उनका सीड का शेप, उनका सीड का कलर, आपके जो प्लांट है उनमें फ्लावर की पोजीशन, ये सारी चीज़ें जो है बच्चे, या फिर प्लांट लंबा है या शॉर्ट है, ये सारे कैरेक्टर्स को आंखों से देखा जा सकता था। ठीक है, तो पी प्लांट जो है एक ऐसा पौधा रहा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यानी दिखने वाले कैरेक्टर्स जो है वो थे उसमें। अच्छा, साथ ही इसमें जो है बायसेक्सुअल फ्लावर थे। बायसेक्सुअल फ्लावर होने का मतलब क्या है कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट आपको जो है मिल जाता था। ठीक है, साथ ही ये जो है एक समय पे बहुत सारे सीड बना पाते थे। अब सवाल होगा बहुत सारे सीड बना लिए तो क्या कर लिए मेरा? अरे बच्चे समझो ना, जितनी ज़्यादा सीड रहेगी, आपकी स्टडी करना जो है उतना ही ज़्यादा इजी हो जाएगा ना, उनकी लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी पे, लार्ज नंबर ऑफ जो बच्चों पे आप उनकी जनरेशन पे आप स्टडी कर पाओगे। आप जो अगर मान लो सीड अगर डाल रहे हो खेतों में, अगर आप मान लो सीड डालोगे, एक अगर सीड डालोगे, क्या पता वो जर्मिनेट हो या ना हो सकता है वो सड़ जाए, लेकिन लार्ज अमाउंट में अगर सीड अगर होगी तुम्हारे पास तो वो डालोगे तो हो सकता है ना कि कुछ खराब हो जाए, लेकिन कुछ तो उगेगा, तो तुम्हारी मेहनत भी बर्बाद नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ सीड्स जो है वो प्रोड्यूस करते, और साथ ही ये जो पी प्लांट जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन भी होती है। ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज जो है वो अवेलेबल हो जाती है। ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी का मतलब होता है प्योर कैरेक्टर वाले। अब बोलो प्योर इम्प्योर, प्योर का मतलब मैं आगे समझाती हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ, डोंट वरी। तो कहा गया ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज जो है वो भी अवेलेबल हो जाते हैं, और इनकी रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। एक ही जनरेशन में आपको लार्ज नंबर ऑफ सीड्स मिल जाते हैं, तो आपकी स्टडी जो है करना वो ईजी हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे जो टर्म्स हैं ये इसको ज़रूर से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है बच्चा कि ऑपोजिट फॉर्म ऑफ द स्पेसिफिक हेरिटेबल और सेम कैरेक्टर। मतलब ध्यान दीजिएगा, कोई एक कैरेक्टर है उसका ऑपोजिट फॉर्म, मतलब अगर लंबा तो छोटा, ठीक है, एक्सियल
टर्मिनल, साथ में ग्रीन येलो, इन्फ्लेटेड कंस्ट्रक्टेड, राउंड रिंकल, येलो ग्रीन और वायलेट वाइट, वायलेट वाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना बच्चे, यहाँ पे जो है ये जो आपको दिखाया गया है, ये इनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर थे जिनके कि आपको दो दो आपको ट्रेड्स जो है वो यहाँ पे दिख रहे थे। ये देखिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांट जो पी प्लांट थे उसमें पॉसिबल था। यही रीज़न थी कि मेंडल ने जो है अपनी स्टडी करने के लिए, अपने जो जेनेटिक्स में इन्होंने जो इनहेरिटेंस की जो स्टडी करी, इसके लिए इन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट करा था। ठीक है, कुछ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या रहे, क्या ये आपको ध्यान में रखने चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये इधर कैरेक्टर रहे, ये ट्रेट 1 ट्रेट 2। ध्यान दीजिएगा, जो इधर लिखे ट्रेट 1 जो है वो डोमिनेंट रहेगा। डोमिनेंट रहने का मतलब ये ज्यादा अपीयर होगा, ये ज्यादा दिखेगा। ज्यादा दिखेगा का मतलब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं एक यहाँ पे बोलती हूँ कि डोमिनेंट का सीधा सीधा मतलब ये है कि वह जीन, इसके जो जीन होंगे वो हाई अमाउंट ऑफ अ प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, तो हाई अमाउंट ऑफ अ प्रोटीन बनवाएंगे तो जाहिर सी बात है प्रोटीन की मात्रा जब ज्यादा रहेगी तो फंक्शन भी यही करेगा, और फंक्शन जब यही करेगा तो जाहिर सी बात है यही कैरेक्टर अपीयर होगा ना। और ये वाले जो है ट्रेट 2 वाले जो जीन होंगे वो पहले वाले के कंपैरेटिवली कम ये प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, चलिए यहां ध्यान दे दीजिए। देखिए, प्लांट हाइट, टॉल वाला डोमिनेंट होगा, ड्वार्फ वाला शॉर्ट होगा। ड्वार्फ वाला क्या होगा? रेसेसिव होगा। यानी आपको अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए, मान लीजिए आपके पास 16 सीड मिले, 16 सीड मिले, तो 16 सीड में बच्चे जो 15 होंगे ना, 15 आपको क्या दिखाई देंगे? टॉल दिखाई देंगे, और एक क्या दिखाई देगा? शॉर्ट दिखाई देगा। ये होता है डोमिनेंट और रेसेसिव का डिफरेंसेस, कि 16 में से 15 क्या दिखाई दिए भाई साहब? आपको टॉल दिखाई दिए, और एक क्या दिखाई दे दिया? वो आपको शॉर्ट दिखाई दिया। फिर 2 जो है वो आपको क्या दिखाई दे दिया? शॉर्ट दिखाई दे दिया। इस तरीके से होते हैं। अच्छा, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल। ठीक है, साथ में कलर ऑफ अनराइप पॉड, जो पके हुए, बिना पके हुए जो उसके पॉड है, पॉड मतलब वो जिसके अंदर मटर के दाने होते हैं। ठीक है, वो कैसा होगा? तो डोमिनेंट ग्रीन और रेसेसिव येलो। जनरली आप देखते हो कि मटर के जो हम लोग लाते हैं, मटर हम लोग छिलके वाले जब मटर लाते हैं तो वो कैसा होता है? ग्रीन होता है। ठीक है, आगे शेप ऑफ अ पॉड कैसा होगा? इनफ्लैटेड होगा, मतलब कि भाई साहब एकदम इस तरीके से दिखेंगे। कंस्ट्रिक्टेड मतलब ये इस टाइप से दिखेंगे, दाने दाने इस टाइप वाले होंगे, उबड़े उबड़े से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इनफ्लैटेड वाला क्या है? डोमिनेंट है, कंस्ट्रिक्टेड वाला रेसेसिव है। जो आपकी सीड की जो शेप होगी वो राउंड, गोल गोल दाने होंगे, और ये रिंकल्ड का मतलब इस टाइप से। ठीक है, मतलब थोड़े सिकुड़े से। तो राउंड वाला क्या है? आपका डोमिनेंट है, रिंकल्ड वाला आपका क्या है? रेसेसिव है। कलर ऑफ सीड ये क्या है? येलो जो है वो आपका बोला जा रहा है कि ये क्या होंगे? ये आपके डोमिनेंट होंगे, ग्रीन क्या होंगे? रेसेसिव होंगे। कलर हो जाएगी, वायलेट होगी डोमिनेंट, और वाइट क्या होगा? आपका ये रहेगा, रेसेसिव रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर रहे जिनको आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करेंगे अलील की। अलील क्या होती है? ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, बट यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए, जिस तरीके से हमने कहा ना बच्चा कि ये डीएनए है, डीएनए का जो स्पेसिफिक पार्ट जो है, इसे ही हम क्या कह रहे हैं? जीन कह रहे हैं। और एक जीन जो है वो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। किसको कंट्रोल कर रहा है? कैरेक्टर को। लेकिन कैरेक्टर में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेट 1 है, ट्रेट 2 है, मतलब ट्रेट है, कैरेक्टर में क्या है? ट्रेट है। तो देखिए, जीन को किसने कंट्रोल करा? जीन ने किसको कंट्रोल करा? कैरेक्टर को। और ट्रेट को कौन कंट्रोल कर रहा है? अलील। ट्रेट को कौन कंट्रोल कर रहा है? अलील। तो यहाँ पे कहा गया अलील क्या है? अल्टरनेटिव और अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ स्पेसिफिक जीन। और ऑर्गेनिज्म इनहेरिटेड होता है 2 अलील यानी पेयर ऑफ अलील से, जो जिसमें कि एक आती है मदर से और एक आते हैं फादर से। और अलील कहाँ होती है? लोकेटेड होती है सेम पोजीशन पे ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। एक ही जैसा जो क्रोमोसोम होगा, ठीक है, जहाँ पे अगर यहाँ पे इस पोजीशन पे अगर मान लो आई के कलर के लिए, यानी मान लो यहाँ पे ब्लैक कलर के लिए यहाँ पे आपकी ये जीन, मान लो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जीन है किस चीज़ का? आई कलर के लिए। तो आई कलर के लिए जीन है, तो मतलब कि ये वाला जो होगा हो सकता है ब्लू कलर के लिए हो, और ये हाँ
ये वाला मान लीजिए ब्लू कलर के लिए है और ये वाला मान लीजिए ब्लैक कलर के लिए है, ठीक है। तो ये जो है ये पर्टिकुलरली हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये हमारा जीन है, लेकिन सेपरेटली हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये अलील है, जिसमें एक आया है मदर से, एक आया है फादर से, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। मेंडल्स को जो है इसका आइडिया नहीं था, मेंडल ने ये टर्म जो है जीन या अलील, ये टर्म इन्होंने यूज नहीं करा था। मेंडल ने इसकी जगह यूज करा था टर्म हेरिटेबल फैक्टर। मेंडल ने किसका यूज किया था, हेरिटेबल फैक्टर टर्म्स यूज किया था, ठीक है। इनकी जो एक्सपेरिमेंट रही वो 1856 टू 1863 रही। खैर जब तक ये जिंदा थे लोगों ने इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसको कंसिडर नहीं किया। लोग भाई साहब, लोगों का कुछ अलग ही था, बोलते हैं ना कि जब तक बेचारे चीख चीख के दुनिया को बताते रहे कि देखो ऐसा है ऐसा है ऐसा है, लोगों ने नहीं माना। जब बेचारे मर गए तब जाकर के लोगों ने इनको फादर ऑफ द जेनेटिक्स का जो है वो खिताब दे दिया। चलिए यहाँ बात करेंगे, क्या कहा गया कि द एग्जिस्ट, यहाँ पे through his experiment he discovered the traits are determined by the heritable factor gene that exist in alternative factor from allele segregation during the reproduction। मतलब कहा ये कि देखो हेरिटेबल फैक्टर होता है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है, और उसका एक अल्टरनेटिव फैक्टर जो है वही क्या होती है, उनके जनरेशन में ट्रांसफर होती है। अरे भैया समझो ना, सिंपल सी बात है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास ना ये कॉपी है, ये मान लो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। मान लो ये मेरे पास आधार का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब ये आधार का डॉक्यूमेंट है तो जाहिर सी बात है अगर मेरे को कोई मांगेगा तो रियल आधार थोड़ी ना दे देंगे किसको भाई, उसका तो हम जीरोक्स कॉपी देंगे ना ब्रो, समझ रहे हो। इसका हम क्या दे देंगे, जीरोक्स कॉपी देंगे। तो समझना कि जो गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है ना, गैमेट का जो स्पर्म ओवा, इनमें जो गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है, इसके जरिए जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, इसमें जो बेसिकली क्रोमोसोम होते हैं ना वो कॉपीड होते हैं, जीरोक्स कॉपी होते हैं। और जीरोक्स कॉपी जो है, ये जीरोक्स कॉपी और एक और जीरोक्स कॉपी आएगी, मतलब एक मम्मी की तरफ से और एक पापा की तरफ से। जब दो जीरोक्स कॉपी, जैसे देखो एक ये जीरोक्स कॉपी एक ये जीरोक्स कॉपी, ये दोनों आई। अब इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का मिक्सिंग होगा, कुछ यहाँ का हिस्सा काटेंगे कुछ यहाँ का हिस्सा छाटेंगे और उसके बाद फिर चिपकाएंगे। चिपका करके जो नया जो कैरेक्टर तैयार होगा वो हो जाएगा ऑफस्प्रिंग में। समझ में आ रही है बात। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उनका सीधे सीधे कहने का मतलब ये था कि जीन जो है, जीन बेसिकली किसको ये कर रहा है, कैरेक्टर्स जो है उसको इनहेरिट कर रहा है, कैरेक्टर्स जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जीन का ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स जो है दैट इज द अलील, जिसमें एक आएगा मदर से एक आएगा फादर से, और यही पेयर ऑफ जो है वो बच्चे में किसी कैरेक्टर को क्या करेंगे, वो जो है उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अलील क्या होते हैं, अलील देखिए तीन तरह के हो जाएंगे। कौन, डोमिनेंट, कोडोमिनेंट और रेसेसिव। डोमिनेंट में वो ध्यान देंगे, अगर डोमिनेंट का एक चीज मान लीजिएगा, अगर डोमिनेंट का एक भी कॉपी मौजूद है, अगर डोमिनेंट का एक भी कॉपी अगर वहां मौजूद है तो सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट ही शो होगा। जैसे यहां देखिए ये कैपिटल टी दो सेम जैसे हैं, बड़े बड़े कैपिटल वाले। देखो कैपिटल इसलिए दिखाया डोमिनेंट के लिए, ठीक है। कैपिटल टी क्या बना, टॉल बना। यहां देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी है ना, एक कैपिटल टी है ना, मतलब कि ये टॉल बनेगा। वहीं अगर स्मॉल टी रहता, अरे भैया कोई एक कैपिटल टी है यहाँ पे, नहीं है, तो मतलब कि ये क्या बनेगा, ये डोमिनेंट नहीं बल्कि ये रेसेसिव बनेगा। समझ में आ रही है बात। ये क्या बन गया, डोमिनेंट में अगर एक भी कॉपी रहेगी तो ही क्या बनेगा, अगर एक भी कॉपी रह गई ना डोमिनेंट वाले की तो वो डोमिनेंट हो जाएगा। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी मौजूद है, यहाँ दोनों आइडेंटिकल कॉपी मौजूद होने चाहिए। देखिए स्मॉल टी होगा तो ही ये ड्वार्फ होगा, तो ही ये रेसेसिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोडोमिनेंट के केस में चाहे अगर हम बात करें जैसे रेड कलर और वाइट कलर, देखिए मान लीजिए रेड के लिए कैपिटल आर, मान लीजिए कैपिटल, ये फिर मान लो रेड, हाँ रेड के लिए कैपिटल आर ले रहे हैं और वाइट के लिए स्मॉल आर ले रहे हैं। तो अगर मान लो ये दोनों साथ में है तो दोनों ही जो है, दोनों ही एक साथ कोडोमिनेंट का मतलब दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ अपीयर होंगे। जैसे कि फ्लावर के ऊपर रेड और वाइट दोनों कलर के क्या है, उस पे पैचेस हैं, दोनों एक ही फ्लावर पे रेड और वाइट कलर के पैचेस हैं, तो यहाँ पे दोनों ही कलर शो हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे, कैसा केस है, कोडोमिनेंट का केस है। लेकिन अगर सिर्फ कोई एक कैरेक्टर अपीयर हो रहा है ज्यादातर तो उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट, और कोई बहुत कम हो रहा है तो हम बोलेंगे रेसेसिव का वाला एलील है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, होमोजाइगस की बात कर लेते हैं। होमोजाइगस में क्या होता है बच्चे, याद रखेंगे। होमोजाइगस जैसे आप देख रहे हो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों ही एक तरह जैसे हैं, दिख रहा है
पेयर में एक जैसे हैं, तो टू आइडेंटिकल अलील जो है, इधर बोथ डोमिनेंट या फिर रेसेसिव, या तो ये डोमिनेंट या तो रेसेसिव, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, होमोजाइगस बोल रहे हैं, जहां आइडेंटिकल अलील होंगे। अच्छा, हेटेरोजाइगस के केस में क्या हो जाएगा, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव वाला। तो देखिए, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव वाला, लेकिन यहाँ पे जो कैरेक्टर जो अपीयर होगा वो किसका होगा, डोमिनेंट का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डोमिनेंट वाला एलील जो है यानी कैपिटल टी मौजूद है। समझ में आ रही है बात? चलिए, मेंडल ने जो है आपके एक्सपेरिमेंट जो है ये कंडक्ट किए थे, उस एक्सपेरिमेंट का भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इसके बारे में भी पूछा जाता है। ध्यान दे दीजिएगा, मेंडल ने कैसे किया था, तो भाई सिलेक्शन ऑफ अ प्योर प्लांट, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सिलेक्शन करा था उन्होंने प्योर प्लांट। प्योर प्लांट का मतलब क्या है बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जिसके पास आपके डोमिनेंट और रेसेसिव अलील थे, जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये प्योर टॉल और ये प्योर शॉर्ट। देखिए, इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है, ये प्योर डोमिनेंट वाला है, ये प्योर रेसेसिव वाला है। लेकिन वहीं अगर मिलने से अगर कैपिटल टी स्मॉल टी बनती है ना, तो ये हाइब्रिड है। ये क्या है बच्चा, हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब इससे भी आया हुआ है गैमेट, इससे भी अलील आई है, इससे भी अलील आई है, और ये जो बना है ये कैसा बना है, हाइब्रिड बना है। लेकिन क्योंकि इसमें कैपिटल टी यानी डोमिनेंट वाला एक अलील मौजूद है, इसीलिए ये जो कैरेक्टर जो अपीयर होगा वो डोमिनेंट वाला अपीयर होगा। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो यहां पे हम बात करेंगे कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट जो करी थी, इसमें इन्होंने क्या करा था, ये प्योर प्लांट लिया था, ठीक है, ताकि वो सिमिलर आपके जो है प्लांट प्रोड्यूसिंग सिमिलर ट्रेट्स, जो कि हर एक जनरेशन में सिमिलर ट्रेट्स वाले जो है वो क्या कर सके, आपके अपने जो ये ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस कर सके, इसी के लिए। चलिए, प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ प्लांट बाय क्रॉस ब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन, इन्होंने जो है फर्स्ट जनरेशन का जो किया था, ठीक है, इसमें क्रॉस ब्रीडिंग करवाई, रेजिंग ये ऑफ अ सेकंड एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन बाय द सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ द हाइब्रिड। देखिए क्या किया था, पहले में, यहाँ पे मैं समझाती हूँ, पहले में इन्होंने प्योर टॉल ले लिया, ठीक है, प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ ले लिया, लेकर के इसका गैमेट बनाया, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी बन गया, ठीक है। अच्छा, ये इससे क्रॉस कराया, ठीक है, इसका इससे कराया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरीके से बने। तो भैया क्योंकि ये क्या बने, ये हाइब्रिड बने, ये फर्स्ट जनरेशन के ये हाइब्रिड बने, लेकिन इनका जो कैरेक्टर्स कैसा था, टॉल था। अब दो F1 जनरेशन वाले मेल और फीमेल को लेकर के इन्होंने क्रॉस करवाया। मान लीजिए ये मेल है, ये फीमेल है, इनको इन्होंने क्रॉस करवाया। दोनों ही कौन से हैं, F1 वाले हैं। कैसे F1 है पता चल गया, क्योंकि ये हाइब्रिड है, प्योर नहीं है, हाइब्रिड है, ठीक है। अब इनका जब क्रॉस करवाया तो इसमें क्या बन गया, कैपिटल टी, ठीक है, फिर बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये 4 बन गए। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो है इन्होंने कैसा करवाया है, क्रॉस। देखिए कैसा, सेल्फ, यहाँ पे देखिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया है, किसका, हाइब्रिड का। मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी, देख रहे हो, एक जैसा है ना, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया है, और तब जाके आपका ये सेकेंड जनरेशन वाला जो है वो रिजल्ट आया है, ठीक है। तो ये जरूर से याद रखिएगा। अब इसी में 2 तरीके का इन्होंने क्रॉस करवाया था, एक था मोनोहाइब्रिड, एक था डाईहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बच्चे याद रखिएगा, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब ब्रीडिंग करवाते हैं विद अ सिंगल कैरेक्टर, आप यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर लेते हो। सिंगल कैरेक्टर मतलब कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ देखिए 7 जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, इनमें से आप कुछ भी ले सकते हो। जनरली प्लांट हाइट पे क्वेश्चन आती है, कई बार आपको हो सकता है फ्लावर के पोजीशन पे आपको पूछा जाए, तो यहाँ याद रखिएगा, आप जो ये लेंगे लाइक आपको जो यहाँ पे जो अलील लेनी होगी वो क्या ले लेंगे, कैपिटल ए इसके लिए ले लीजिएगा, और इसके लिए स्मॉल ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी जैसे मैं बता रही हूँ ना क्रॉसिंग, वैसे ही करना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस आपको 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर मान लो ग्रीन है तो ग्रीन येलो है, तो इसके लिए देखो यहाँ पे कैपिटल जी, स्मॉल जी, ठीक है। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो यहाँ पे इसमें कि भाई ये हो सकता है यहाँ पे कंफ्यूजन हो कि यहाँ पे भी कलर ऑफ सीड जो है, कलर ऑफ सीड जो है यहाँ पे येलो और ग्रीन है, तो यहाँ पे कैसे बताती हूँ। स्टार्टिंग वाला जो है ना, देखिए जब भी डोमिनेंट वाला है, सुनिएगा, याद बता देती हूँ कैसे रखना है। कभी भी एलील अगर लेनी हो, इस कैरेक्टर का स्टार्टिंग का लेटर देखिए, ठीक है। स्टार्टिंग का जो लेटर आप देखोगे ना, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, उसी के अकॉर्डिंग कैपिटल लेटर को डोमिनेंट वाले में लिख लेना, और जो रेसेसिव वाला होगा उसमें स्मॉल लेटर लिख लेना पेयर में, बस।
और कुछ गलती नहीं होगी। अगर आप इतना कर लोगे कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये है तो मान लो हम क्या लिख दिए, कैपिटल आई स्मॉल आई, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल वाई। अच्छा यहाँ पे कैपिटल वी स्मॉल वी, या फिर कई जगह पे आप कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू भी आप लिख सकते हो, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा बस। और उसके अलावा आपको इसमें से किसी का भी मोनोहाइब्रिड या डाइहाइब्रिड क्रॉस दे करवाने के लिए आप कर सकते हो, ट्रस्ट मी आप कर सकते हो। बस मैं जिस तरीके से बताऊं उस तरीके से आपको करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाइए, कहाँ गया, यहाँ मेंडल ने जो है पहले प्योर ब्रीडिंग लेके क्रॉस करवाया था ऑपोजिट ट्रेड्स के साथ, जैसे कि प्योर टॉल और प्योर डॉफ, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या रही, F1 जनरेशन में फर्स्ट जो F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग रहे वो सबके सब डोमिनेंट ट्रेड्स को शो कर रहे थे, यानी सबके सब टॉल थे। कैसे, मेंडल्स लगा, और यहाँ पे कुछ मेंडल्स के जो है लॉज आते हैं जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आती है। ये तीनों लॉ आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो ज़रूर से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ भी मैंने आपके लिए जो है वो सारे लॉज जो है आपके लिए यहाँ पे लिख के रखे और आगे समझाऊंगी भी, ठीक है। चलिए ये देखिए, मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस है उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस फॉर F1 जनरेशन आपको भी लिखना होगा, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से लिखना होगा बच्चे, नहीं लिखोगे एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। देखो F1 जनरेशन लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, पैरेंट का फिनोटाइप, अब देखो फिनोटाइप जीनोटाइप में जनरली बच्चे कंफ्यूज करते हैं। फिनोटाइप का मतलब वो दिखता कैसा है, मतलब दिख कैसा, आंखों को कैसा दिख रहा है, तो आंखों को दिख रहा है एक प्लांट टॉल एक प्लांट ड्वार्फ यानी शॉर्ट, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, जीनोटाइप कैसा है, मतलब उनके अंदर जो मौजूद है, जो टॉल प्लांट के लिए जो अलील जो मौजूद है वो कैसे है, तो कैपिटल टी और इसके लिए स्मॉल टी, ठीक है। अच्छा, गैमेट कैसे बनेंगे, तो इसके एक ये कैपिटल टी यहाँ, इसके लिए कैपिटल टी यहाँ, इसके लिए स्मॉल टी यहाँ, इसके लिए स्मॉल टी यहाँ। अब आती है कंफ्यूजन, लोग होते हैं कंफ्यूज कि भैया क्रॉस कैसे करवाया, ठीक है, बताती हूँ ध्यान से। आप क्या करेंगे, कैपिटल टी ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से लिया, ये देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, ये देखिए ये लिया, इसको पहले क्रॉस करवाइए इस वाले से। मैम ऐसा नहीं हो सकता कि इसको इससे करवाएंगे, पागल हो गए हो क्या, ये दोनों ये सिस्टर क्रोमेटिड हो जाएंगे भैया, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में होती है, मतलब समझो यहाँ पे ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं भाई, इसी से आए हैं ना ये दोनों, आपस में स्पर्म का स्पर्म से थोड़ा ना होगा भाई फर्टिलाइजेशन, स्पर्म का ओवा से फर्टिलाइजेशन होगा ना बच्चे, मतलब कि आपको अलग वाले में जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ यानी कि ये जो है इसका क्रॉस इनसे, ठीक है, समझाती हूँ कैसे। देखो पहले ये वाला जो टी है इसको क्रॉस इसके साथ करवाना, ठीक है। अब इसी वाले टी का इसके साथ क्रॉस करवाना, हो गया, यानी इस एक का इसके साथ भी और इसके साथ भी क्रॉस करवा लिया। अब दूसरी बार में इसका क्रॉस इसके साथ और इसका क्रॉस इसके साथ, यानी कि इस वाले का इसके और इसके साथ पहली बार में करवाना, दूसरी बार में जो होगा इसका इसके साथ होगा, ठीक है। अब वही काम कर रहे हैं, देखो इसका करवाया इसके साथ, तो क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसी का देखिए किसके साथ करवाया, इसके साथ, ठीक है। चलिए तो इस एक मिनट रुक जाइए, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये गलत है। कैसे गलत है बता देती हूँ, इसके साथ तो हो गया, रुको इसको इरेज करके मैं सीधे तुम्हें करके ही बता देती हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सॉरी, देखो मैं पहले क्या करूँगी, इसका क्रॉस इसके साथ, समझ में आ रहा है, इसका क्रॉस इसके साथ, देखो इसका और इसका। अब देखो इसका और इसका क्रॉस, ये वाला, इसका क्रॉस, ठीक है। देखो इस तरीके से हम यहाँ पे एरो दिखा देंगे, ठीक है, कि इस तरीके से क्रॉस होता है।
अगर तुम्हें फिर भी समझ में ना आए, अगर तुम्हें फिर भी समझ में ना आए तो तुम एक काम कर सकते हो। वो क्या, बता देती हूँ। याद रखना, तुमने जब मैथ्स का तुम इक्वेशन कभी सॉल्व कर रहे थे उस दौरान तुमको एक काम मिला था, वो ये कि ए है बी है, ठीक है, ए है बी है, ठीक है। इसको तुमको आपस में तुमको क्रॉस करवाना होता। तुम कैसे करते थे, इसका इसके साथ करवाते थे, फिर इसी का इसके साथ करवाते थे। तो क्या लिखते थे, कैपिटल ए, फिर स्मॉल ए स्मॉल बी, फिर क्या लिखोगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो फिर क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल बी यानी कि बी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से तुमको क्या करना है, ये काम करना होगा बस। तो चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। इसका क्रॉसिंग इसके साथ, ठीक है, कैपिटल डी स्मॉल टी बन गया। फिर देखो, इसका करवाए इसके साथ तो ये बन गया। अच्छा, अब फिर से इसका इसके साथ करवाए तो ये बन गया। अब इसका इसके साथ करवाए तो ये बन गया, बस, ठीक है। चलो, तो अब जो है, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो देख रहे हो तुम सब में कैपिटल टी जो डोमिनेंट वाला एलील है वो मौजूद है। तो क्योंकि डोमिनेंट वाला एलील मौजूद है, इसीलिए डोमिनेंट वाला कैरेक्टर्स भी जो है वो क्या होगा, शो होगा, ठीक है। तो कैसा दिखेगा फिनोटाइप, यानी ये प्लांट कैसे दिखेंगे, ये जो सीड तो हो गए, अब ये सीड से जो, अब सीड, भाई सीड को बोएंगे तब तो जो प्लांट निकलेगा तब तो पता चलेगा ना कि भाई फर्स्ट जनरेशन का सीड से निकला हुआ प्लांट कैसा हुआ। तो ये बनेंगे टॉल, कैसे रहेंगे, टॉल रहेंगे, सब के सब टॉल। लेकिन तुम देखोगे एक चीज़, जेनोटिपिकली ये क्या है, ये हाइब्रिड है। ये क्या है, हाइब्रिड है। तुमको पता है कि टॉल जो है, प्योर टॉल कौन है, कैपिटल टी, ये कौन से हैं, ये हाइब्रिड टॉल है, एच हाइब्रिड टॉल है, ठीक है। यानी कि F1 जनरेशन हमेशा जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होती है बच्चे, हाइब्रिड होती है। लेकिन जो कैरेक्टर जो शो होंगे वो डोमिनेंट वाला शो होगा। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है। तो यहाँ देखिए, ऑल टॉल प्लांट इन F1 जनरेशन, समझना इन्होंने जनरली कैसे करा। मेंडल ने जो है वो क्या करा, टॉल प्लांट का मेल फ्लावर और टॉल और ड्वार्फ प्लांट की फीमेल फ्लावर, ठीक है, इसको इन्होंने क्रॉस करवाया। फिर से, टॉल प्लांट का मेल फ्लावर, ड्वार्फ प्लांट की फीमेल फ्लावर, इसका जब इन्होंने पॉलिनेशन करवाया, पॉलिनेशन करवाने के बाद बच्चे उसको क्या किया, बोया, उससे सीड निकले। तो वो जो सीड जो रहा वो फर्स्ट जनरेशन का क्या रहा, वो रिजल्ट रहा, ठीक है। अब फर्स्ट जनरेशन का रिजल्ट कैसा शो होगा, जब तक इसको बोएंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। तो फिर उन्होंने इन सीड को जमीन में बोया। जमीन में जब बोया तो ये जब ग्रो कर गए तब इन्होंने देखा कि भाई साहब, इनकी जो हाइट जो है, इन प्लांट की हाइट जो है वो कैसी है, वो टॉल है। कैसी है, टॉल है। मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, मतलब लंबी जैसी है। तो मतलब इन्होंने बोला कि भैया ये क्या है, ये टॉल है। इस तरीके से इन्होंने कहा कि भैया जो F1 जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन जो होगी वो कैसा होगा, वो टॉल होगा। चलिए, लॉज ऑफ डोमिनेंस यहीं पे आता है, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। लॉज ऑफ डोमिनेंस क्या होती है, तो जब आपके दो डिफरेंट ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं एक साथ, जहां पे सिर्फ एक ही ट्रेट ये एक्सप्रेस होगा। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ देखिए, आपके दोनों ही ट्रेट के अलील यानी कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों के ही मौजूद हैं, लेकिन शो कौन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ओनली वन वाला। तो यही कहलाता है लॉ ऑफ डोमिनेंट, और ये ट्रेट जो है वो डोमिनेंट ट्रेट कहलाएगा। जैसे आप देखिए, टॉल यानी कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है, ड्वार्फ यानी स्मॉल टी जो है वो रेसेसिव है। याद रखेंगे, ड्वार्फ ट्रेट जो है वो अपीयर नहीं होगा, क्योंकि टॉल वाला जो है वो डोमिनेंट है। और F1 में क्या होता है, डोमिनेंट ट्रेट जो है वो क्या करते हैं, रेसेसिव ट्रेट को हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं, और ऐसा याद रखेंगे। लेकिन F1 जनरेशन जो है उसमें, जब F1 जनरेशन की हम क्या करेंगे, जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, F1 की जब हम ये क्या करवाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, यानी F1 जनरेशन का मेल और F1 जनरेशन की फीमेल, जब इनका हम पॉलिनेशन करवाएंगे
तब हमको जो मिलेगा रेसेसिव जो है वो हमको F2 जनरेशन में अपीयर होगा, फर्स्ट जनरेशन में रेसेसिव अपीयर नहीं होगा, ये जरूर से याद रखेंगे। तो यहाँ देखिए ये रहा F2 जनरेशन के लिए क्रॉस, ठीक है, मोनोहाइब्रिड के लिए। अभी तक हम लोग एक ही कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, तो देखिए फिर से हम क्या करेंगे, पेरेंट लिखेंगे, कौन से कहाँ से लिए गए हैं, F1 जनरेशन से, पेरेंट फ्रॉम F1, कौन से हैं, टॉल है कैपिटल। तो अब इनका जीनोटाइप कैसा हो जाएगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, याद रखिएगा ध्यान से। चलिए यहाँ देखिए मैं फिर से आपके लिए इसको मैं क्या कर देती हूँ, इसके लिए इसको मैं आपके लिए फिर से इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। ये मैं आपके लिए इसलिए इरेज कर दे रही हूँ ताकि मैं आपको क्रॉस जो है अच्छे से दिखा सकूँ, ठीक है। चलो चलिए अब ध्यान दे दीजिएगा कि देखिए यहाँ पे हमने क्या करा है बच्चा, यहाँ पे हमने जो है गैमेट तो बना लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया ना इनका गैमेट। अच्छा अब देखो कैसे क्रॉस होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले हम इसका क्रॉस और इसका क्रॉस एक साथ करवाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरे में हम क्या करेंगे कि इसका क्रॉस, एक मिनट, इसका क्रॉस और इसका क्रॉस करवाएंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये वाला और ये वाला मिलके ये बनाया और ये मिलके ये बनाया। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। आपके मन में हो सकता है कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं कहूँगी डोंट वरी, आपके लिए उनको भी, मेंडल को भी ये पता था कि हो सकता है कि कुछ ऐसे बच्चे हो, कुछ ऐसे लोग हो जिनको ये समझ में ना आए। उसी के लिए उन्होंने एक पनेट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट निकाला। क्या निकाला, पनेट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, जिनमें वो क्या करते हैं मैं बता देती हूँ, एक मिनट। इसको मैं यहाँ पे पहले कर देती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसका इसके साथ, इसके साथ इसका, ठीक है, इसका इसके साथ और इसके साथ इसका। चलो मैं दिखाती हूँ पनेट स्क्वायर में क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना। उन्होंने पहले क्या किया, पहले तो उन्होंने कैपिटल टी स्मॉल टी मोनोहाइब्रिड वाला ले लिया, ठीक है, और ले करके इसका जो है इन्होंने गैमेट, अब चाहो तो एक सिंगल गैमेट भी बना सकते हो, ठीक है, फर्स्ट F1 जनरेशन के लिए, इसके लिए स्मॉल टी, ठीक है। ये आपस में क्या हो गए, ये आपस में क्रॉस किया, कैपिटल टी स्मॉल टी बनाया, यानी कि ये F1 जनरेशन जो है, F1 जनरेशन क्या रही, ये टॉल रही, ठीक है। अच्छा लेकिन ये साथ ही साथ ये कैसी है, ये हाइब्रिड है, ये कैसी है, हाइब्रिड है। और F2 के लिए, फॉर F2 के लिए इन्होंने क्या करा, कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो इन्होंने ले लिया। अब देखो इसका जो गैमेट जो बनेगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। लेकिन हो सकता है आप में से कई बच्चे ऐसे हो जिनको कि कन्फ्यूज़न हो, तो उन्होंने एक पनेट स्क्वायर बनाया, पनेट स्क्वायर वाला सिस्टम उन्होंने बनाया कि भैया देखो तुमको क्या करना है, तुमको बस एक काम करना है, वो ये चलिए उन्होंने बोला कि भैया देखो तुम यहाँ पे क्या करो, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ लिख दो, ठीक है, यहाँ कैपिटल टी ये स्मॉल टी लिख दो, ठीक है। अब तुमको क्या करना है कि इसका इसके साथ क्रॉस करवाना है, फिर इसका इसके साथ क्रॉस करवाना है। इसका जो क्रॉस होगा यहाँ लिखेंगे, इसका जो क्रॉस होगा इसके साथ होगा यहाँ लिखेंगे, ठीक। उसी तरीके से इसका क्रॉस इसके साथ यहाँ पे लिखेंगे, इसका क्रॉस इसके साथ यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गई, वो ये स्मॉल टी, ठीक है। चलिए देखिए अब ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये स्मॉल टी। अब ध्यान से देखिए कि कहीं ना कहीं ये आपका टॉल कैसा है, प्योर वाला, ये टॉल कैसा है, हाइब्रिड वाला, ये टॉल कैसा है, हाइब्रिड वाला, और ये प्योर की बात छोड़ो, ये सीधे सीधे क्या है, ये शॉर्ट है या ड्वार्फ है, ठीक है। तो अब इस तरीके से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे, तो हम कहेंगे कि भैया हमारे पास टॉल, ठीक है,
एच टॉल और शॉर्ट, यही 3 तरह के निकले। टॉल में कितने? 1, हाइब्रिड टॉल में 2 और शॉर्ट में 1। तो इस तरीके से जो हमारा जो जीनोटिपिक है, जीनोटिपिक मतलब देखो इसका जो जीन एलील कैसा है, कैपिटल टी, इसका कैसा है कैपिटल टी, इसका कैसा है स्मॉल टी। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि देखो भैया ये हमारा कैसा है, ये जीनोटिपिक है। ये कैसा है? जीनोटिपिक रेशियो हमने निकाल लिया। लेकिन वही अगर फिनोटिपिक की बात करते तो हमें क्या दिखाई देते? हमें 2 ही चीज़ दिखाई देता, टॉल और शॉर्ट दिखाई देता, जिसके लिए हम बोलते कि देखो भैया क्या है, यहाँ पे 2 और 1 3 टॉल है और 1 क्या है? शॉर्ट है। तो ये हम बात किसकी कर रहे होते? ये हम फिनोटिपिक की बात कर रहे होते, जो हमें आंखों से, खुले आंखों से जो दिख रही है ना, हम उसके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चे? ये जो है आपके ध्यान से देखना, ये क्या हो गए? ये आपके जीनोटिपिक रेशियो, ये आपके फिनोटिपिक रेशियो। ये आपको खुले आंखों से दिखाई देंगे कि भैया 3 टॉल है और 1 शॉर्ट है। और यहाँ पे क्या है, जब आप उनके एलील के बेसिस पे, उसके जीनोटाइप के बेसिस पे जब बात करोगे तो बोलोगे भैया 1 प्योर टॉल है, 2 हाइब्रिड टॉल है और 1 शॉर्ट है, यानी कि 1:2:1। यही वाली रेशियो यहाँ पे जो है आपको दिख रही है। देखो यहाँ पे ये वही दिख रही है। ठीक है, यहीं पे आता है एक लॉ मेंडल का, जो कि है लॉज ऑफ सेग्रीगेशन। लॉज ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि 2 अलील्स ऑफ अ जीन सेपरेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। ध्यान दीजिएगा, एक जीन के जो 2 अलील है वो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या होते हैं बच्चे? सेपरेट होते हैं, ताकि ईच गैमेट कैरीज 1 एलील, ताकि ईच गैमेट के पास एक अलील मौजूद हो। और प्लांट के पास, प्लांट हैज अ 2 अलील फॉर अ ट्रेट, कैपिटल टी एंड अ स्मॉल टी। इसी वजह से देखो ये सेपरेटली जाएंगे भाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाइल फॉर्मिंग गैमेट्स, T goes into 1 गैमेट और कैपिटल T और ये स्मॉल t अनदर गैमेट में जाएगा। ये कभी आपस में मिक्स नहीं होंगे। ये कौन कहता है? ये हमारा लॉज ऑफ सेग्रीगेशन कहता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस की तरफ। डायहाइब्रिड क्रॉस में जनरली हम लोग क्या करते हैं? 2 कैरेक्टर के साथ हम लोग एक टाइम पे डील करते हैं। सेम टाइम पे हम लोग 2 कैरेक्टर के साथ डील करेंगे। वहाँ हमने एक कैरेक्टर लिया था, कौन सा कैरेक्टर लिया था? हमने हाइट लिया था। यहाँ हम 2 कैरेक्टर लेंगे। कौन सा 2 कैरेक्टर ले रहे हैं? ध्यान से देखिएगा। क्या ये एग्जाम में आता है? हाँ बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल आता है ये। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? डायहाइब्रिड क्रॉस फॉर F1 जनरेशन। यहाँ पे पेरेंटल क्रॉस हम लोग करवा रहे हैं। पेरेंट की जो फिनोटाइप है वो कैसा ले रहे हैं हम लोग? प्योर ले रहे हैं, राउंड, मतलब राउंड और येलो। सीड जो है हमारा राउंड भी है और येलो कलर का है, ये डोमिनेंट है। ठीक है, वहीं रेसेसिव में हम क्या ले रहे हैं? रिंकल और ग्रीन सीड ले रहे हैं, जो कि रेसेसिव है। राउंड के लिए हमने पेयर में हमने क्या लिखा है? इनके ये अलील जो है बेसिकली जीनोटाइप हम इसका लिख रहे हैं कैपिटल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई। रिंकल के लिए स्मॉल आर और इसके लिए स्मॉल वाई। ध्यान दीजिएगा, राउंड का ऑपोजिट कैरेक्टर कौन है? रिंकल, ट्रेट। येलो का ऑपोजिट ट्रेट कौन है? ग्रीन। ठीक है, इसीलिए जीनोटाइप भी ऑपोजिट ही लिए हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे हमने गैमेट बनाया कैपिटल आर। देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले हमने इसी का काम किया। देखिए, क्योंकि ये 2 अलग अलग है ना, 2 अलग अलग कैरेक्टर है, इसीलिए देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई बन गए। कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये इनके लिए 2 गैमेट तैयार हो गए ना। इसी तरीके से स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब जैसे स्टार्टिंग में जैसे हमने क्रॉस करवाया था ना कि इनका इसके साथ पहले, फिर इसी का इसके साथ, पहले इसके साथ करवाया फिर इसके साथ। ठीक है, फिर से ये कैपिटल आर कैपिटल वाई का पहला क्रॉस इसके साथ, दूसरा क्रॉस इसके साथ, फिर उसी तरीके से इनका पहला क्रॉस इनके साथ और दूसरा क्रॉस इनके साथ। तो जब किया तो सब में क्या आ गए? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ गए। यानी कि जो F1 जनरेशन जो रहा वो राउंड और येलो रहा। लेकिन ये राउंड येलो कैसा है? ध्यान से देखिए, क्या ये प्योर है? क्या ये प्योर है? क्या प्योर मतलब ऐसा वाला प्योर है क्या? नहीं, ये प्योर नहीं है। ये क्या है? ये हाइब्रिड है। ठीक है, ये क्या है? हाइब्रिड है। और क्योंकि जब अपनी आंखों से आप देखोगे तो सभी प्लांट राउंड एंड येलो सीड के दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए अब हम F2 जनरेशन की जो है F2 जनरेशन में आते हैं, जहां हम 2 F1 वालों को हम क्रॉस करवाएंगे। तो F1 वालों में राउंड येलो सीड, जहां पे कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अच्छा, अब देखिए ये जो फैक्टर्स हमने लिख दिए, इसके गैमेट्स जरा बनाया जाए तो हम क्या करेंगे?
हम जो है कैपिटल आर का क्रॉस कैपिटल वाई से करवाएंगे, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इसी कैपिटल आर का क्रॉस हम स्मॉल वाई से करवाएंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। इस स्मॉल आर का क्रॉस हम इस कैपिटल वाई से करवाएंगे, फिर इसी स्मॉल आर का क्रॉस हम इस स्मॉल वाई से करवाएंगे। तो हमारे पास जो गैमेट मिलेंगे क्या मिलेंगे, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, मानती हूँ थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है बच्चों के लिए, बट अगर ध्यान से देखोगे ना चीज़ें, अगर यहाँ पे अगर समझ गए ना तो भाई एग्जाम में बहुत अच्छे तुम कर जाओगे। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला भी बना। अच्छा, अब जो देखिए हमारे पास जो ये आया, ये कुछ इस तरीके का क्रॉस होगा। देखिए ये पनेट स्क्वायर है, ये क्या है, पनेट स्क्वायर। भैया उसको उतना ऐसा क्रॉस नहीं करवा सकते ना, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा ना, इसीलिए हम यहाँ पनेट स्क्वायर बनाते हैं। ये जो स्क्वायर है इसका नाम क्या है, इसका नाम है एक मिनट, अरे हटो यार, PUNNET, पनेट स्क्वायर। क्या है, पनेट स्क्वायर है, इसी के जरिए हम इसको क्रॉस करवाएंगे। इधर हमने क्या करा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ये जो है आप निशान लगा दीजिएगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट आप लिख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे सारे जो हैं वो हमने गैमेट जो है इधर साइड लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे, इसका क्रॉस इसके साथ, मतलब इसको मिला करके यहाँ लिखेंगे, इसको मिला करके यहाँ लिखेंगे, इसको मिला के यहाँ लिखेंगे और इसको मिला के यहाँ लिखेंगे। ठीक उसी तरीके से इसको मिला के यहाँ, इसको मिला के यहाँ, इसको मिला के यहाँ, इसको मिला के यहाँ, इसी तरीके से ये काम हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको मिला कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। देखिए पूरी तरीके से ये प्योर हो गया, एकदम पूरी तरीके से प्योर, एकदम प्योर। अच्छा, दूसरे में कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब देखिए ध्यान दीजिए, राउंड तो प्योर बना है, राउंड प्योर है, लेकिन येलो प्योर है क्या, नहीं, येलो प्योर नहीं है। येलो प्योर कब रहता है, जब कैपिटल वाई रहता है। यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो येलो कैसा बन गया है, हाइब्रिड बन गया है। यहाँ देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, राउंड जो है वो प्योर नहीं है, वो हाइब्रिड है। यहाँ येलो प्योर है। इसी तरीके से फिर से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ दोनों ही क्या है, हाइब्रिड है। राउंड और येलो दोनों हाइब्रिड है। यहाँ देखिए राउंड जो है प्योर है, येलो क्या है, हाइब्रिड है। यहाँ राउंड क्या है, प्योर है, और ग्रीन भी प्योर है। यहाँ राउंड और येलो दोनों ही हाइब्रिड है। यहाँ राउंड हाइब्रिड है, ग्रीन प्योर है। यहाँ देखिए राउंड आपका हाइब्रिड है, येलो प्योर है। यहाँ राउंड और येलो दोनों हाइब्रिड हैं। यहाँ राउंड, यहाँ रिंकल आ गया। अब क्या आ गया, रिंकल आ गया। देखिए स्मॉल आर देख रहे हो, रिंकल, और कैपिटल वाई यानी प्योर रिंकल प्योर येलो। यहाँ पे प्योर रिंकल है लेकिन हाइब्रिड येलो है। वहीं यहाँ देख लीजिए कैपिटल, ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। राउंड और येलो दोनों ही हाइब्रिड। यहाँ राउंड हाइब्रिड है, ये आपका ग्रीन जो है, ग्रीन लिखा गया यार, धत तेरी की, ग्रीन। ठीक है, ये ग्रीन जो है, राउंड तो आपका क्या है, आपका हाइब्रिड है, ग्रीन प्योर है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ आपका रिंकल जो है वो प्योर है, येलो हाइब्रिड है। यहाँ पे रिंकल और ग्रीन दोनों ही क्या हैं, प्योर हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये डोमिनेंट वाले, ये प्योर डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव एक ही होंगे। प्योर डोमिनेंट प्योर रिसेसिव एक ही होंगे, बाकी सब जितने हैं सब के सब हाइब्रिड होंगे। भाई ध्यान से देखो, प्योर वाले जो हैं, प्योर डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव मात्र एक होंगे, और बाकी के सब क्या हैं, आपके हाइब्रिड वाले हैं। तो देखो, अब जब हम आंखों से देखेंगे, अब अपनी आंखों से जब भी देखेंगे तो हमको कैसे कैसे कलर दिखाई देंगे, कैसे दिखाई देगा, राउंड येलो दिखाई देगा। तो राउंड येलो गिनना कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। राउंड ग्रीन देखो, 1 2 3 दिखे राउंड ग्रीन। अच्छा, उसके बाद हमको क्या दिखना है, रिंकल येलो, 1 2 3। ठीक है, तो 9 3 3 और एक क्या दिख गया, रिंकल ग्रीन। इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखो, राउंड येलो राउंड ग्रीन, रिंकल येलो रिंकल ग्रीन, 9:3:3:1, ये है हमारा फिनोटिपिक रेशियो। अब अगर मान लो किसी बच्चे के दिमाग में ख्याल आता है कि मैम जीनोटिपिक रेशियो का क्या, भैया जीनोटिपिक रेशियो तुम्हारे लिए नहीं है, ये जब तुम क्लास 12th में जाओगे ना, हाँ क्लास 12th में ये चैप्टर फिर से तुम्हारे साथ में मिलने वाला है, बिल्कुल मिलेगा। और वहाँ
इसके साथ साथ तुमको इवोल्यूशन भी मिलेगा। तो वहाँ पे तो भाई साहब तुम्हारे लिए है ना, कोई दिक्कत नहीं, वेट कर रहा है तुम्हारे लिए, अगर आओगे तो वहाँ भी है, डोंट वरी, बट काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ठीक है। चलो, तो ये जो है 9:3:3:1 ये हमारा फिनोटिपिक रेशियो है, ठीक है। अगर मान लो अगर तुमको फाइंड आउट करने के लिए आ जाए, रेशियो निकालने के लिए, मान लो परसेंटेज वाइज अगर मान लो निकालने के लिए आ जाए, कई बार होता है ना एग्जाम में, क्या करते हैं बता देती हूँ। एग्जाम में तुमको मान लो ना कुछ सीड का तुमको नंबर दे दिए, कितने दे दिए, सीड का नंबर दे दिए, और बोल दिए कि भैया इतने सीड हैं, इतने सीड में जो है मान लो सर्टेन अमाउंट ऑफ कुछ सीड दे दिए, मान लो 100 सीड दे दिए, 100 सीड में बोले कि बताओ इसका जो है ये सेकेंड जनरेशन का जो रेशियो कैसे बनेगा। तो तुमको पता है पहला वाला जो है वो कितने 16 गैमेट, टोटल कितने हैं देखो, टोटल जो है ये देखो टोटल 16 गैमेट है, टोटल 16 है। तो कहा ये गया कि 16 में से 9 तो तुम्हारा ये वाला बन जाएगा, 16 में से 3 ये वाला, 16 में से 3 ये वाला, और 16 में से एक रेसेसिव वाला। तो अगर मान लो तुमको पूछ दिया गया कि इसका ये कितना बनेगा, तो नंबर ऑफ सीड्स मान लो दे दिया गया, तो ये इतना, और इनटू सीड का नंबर लिख दो, उसको सॉल्व कर दो, तुम्हारा निकल गया नंबर ऑफ कितने रेसेसिव वहाँ पे सीड होंगे, ठीक है। इसी तरीके से सबका परसेंटेज अगर निकालना है उस नंबर के अकॉर्डिंग, तो तुम आराम से तुम फाइंड आउट कर सकते हो। उसके लिए ये वाला दिया है तुमको, ठीक है, ताकि एग्जाम में तुम्हारी मदद हो सके। ओके, चलो आगे बात करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या होती है, ये हमारा तीसरा लॉ है मेंडल का, ठीक है। अलील ऑफ डिफरेंट जीन जो होगी, अलील ऑफ अ डिफरेंट जीन, ये सेपरेट होती है इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो आपकी अलील जो है, डिफरेंट जीन की जो अलील है, वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होती है। जैसे ध्यान देना कि ये सीड के शेप की जो है तो राउंड है और रिंकल है, सीड के कलर की येलो है और ग्रीन है। इसका मतलब ये है बच्चे कि जो आपके शेप के लिए जो है यानी राउंड और रिंकल, ये अफेक्ट नहीं करेगी कलर वाले को। मतलब ऐसे समझो, जो सीड के शेप के लिए जो जीन है ना, वो सीड के कलर को कभी इफेक्ट नहीं करेगी, ये एक दूसरे को आपस में इफेक्ट करेंगे कि भैया इसका प्रोटीन ज़्यादा बन गया तो ये वाला शो होगा, इसका प्रोटीन कम बन गया तो ये कम शो होगा। ऐसा नहीं है कि ये अगर ज़्यादा बन गया तो ये कम शो होने लगेगा, नहीं, इसका ये शेप वाले का जीन का, शेप वाले की जीन का कलर वाले जीन से कोई लेना देना नहीं है। इंडिपेंडेंटली ये मिक्स हो काम करते हैं, ये कभी भी मिक्स आपस में अभी नहीं होंगे, इंडिपेंडेंटली ये रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं डीएनए के बारे में कंप्लीट। जब आपको शॉर्ट नोट आए ना तो आप यहाँ से आप चीज़ें उठा के आप लिख सकते हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम बात करते हैं कि डीएनए क्या है बच्चे। तो डीएनए हमारा एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे सेल के क्रोमोसोम में, ठीक है। इसमें इंफॉर्मेशन होती है बच्चे, ये क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्स है, किसमें, सेल में, कि भाई कैसी प्रोटीन बनेगी, किस तरह की प्रोटीन बनेगी, उन सब के लिए इंफॉर्मेशन कहाँ है, इस डीएनए में है। डीएनए क्या है, एक तरह का मैक्रोमॉलिक्यूल है, ठीक, ये माइक्रोमॉलिक्यूल, ठीक है। और पॉलीमर्स, देखिए समझिए, डीएनए जो है एक यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डीएनए होता भले ही देखिए आपके सेल में होता है, लेकिन ये ना बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, इसीलिए इसको मैक्रोमॉलिक्यूल कह रहे हैं, ठीक है। तो डीएनए क्या है, हमारा मैक्रोमॉलिक्यूल। और पॉलीमर मेड अप ऑफ, पॉलीमर का मतलब देखो बताती हूँ ध्यान से, याद है ये वाला ही बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले, ये छोटे 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 जो बीड्स हैं उससे मिलकर के पूरा का पूरा बना है। तो ये एक साथ मिलकर के जुड़ा है ना, तो इसलिए हमको क्या बोल रहे हैं, पॉलीमर, एक के साथ एक, एक के साथ एक, ऐसे करके ये पूरा का पूरा ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कहा ये गया कि इसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड, छोटे 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 बीड्स हैं। तो वो समझ लो कि न्यूक्लियोटाइड्स जो है, वेरियस नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो है मिलते हैं, तब जा करके हमारा एक डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो तैयार होता है। सवाल ये है बच्चे कि न्यूक्लियोटाइड होते क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड बेटा आपके होते हैं शुगर प्लस नाइट्रोजीनस, यहाँ याद रखिएगा ये एन बेस मतलब नाइट्रोजीनस, नाइट्रोजन की बात हो रही है, नाइट्रोजीनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ, शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप होता है। इन तीनों के मिलने से जो आपकी एक यूनिट बनती है, दैट इज कॉल्ड, जो एक स्ट्रक्चर बनती है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब एक साथ अरेंज होते हैं उनको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और इन सब के मिलने से जो कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार होती है दैट इज द डीएनए, ठीक है। चलिए आपकी बात करते हैं यहाँ पे कि न्यूक्लियोटाइड क्या है भैया। बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ डीएनए है। जैसे एक छोटी छोटी दीवार, छोटी छोटी ईंटों से मिलने से दीवार बनती है, वैसे ही छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बच्चा आपका डीएनए या फिर आरएनए जो है वो बनता है, ठीक है। आरएनए क्या है, डीएनए की जीरोक्स कॉपी, ठीक है, इतना याद रखिए, डीएनए की जीरोक्स कॉपी है। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड में 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन, शुगर, शुगर में कौन से शुगर होंगे,
पेंटोज, पेंटोज मतलब 5 कार्बन वाले शुगर होंगे। कितने? 5 कार्बन वाले शुगर होंगे। और नाम क्या होता है उस शुगर का? डीऑक्सीराइबोज। नाम याद रखिएगा शुगर का नाम याद रखना जरूरी है। क्या है? डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है डीएनए में, वहीं 5 कार्बन वाला राइबोज शुगर होता है आपके आरएनए में। ठीक है भाई, इसी के वजह से देखो इसमें ना ये डीएनए वाले में ना ऑक्सीजन कम होती है, एक ऑक्सीजन कम हो जाती है, इसीलिए ये डीऑक्सीराइबोज हो जाता है। और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जस की तस रहती है, तो इस वजह से ये क्या हो जाता है? आपका राइबोज शुगर हो जाता है। नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं तो इसमें क्या होते हैं? याद रखिएगा, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, ये आपके किसमें? डीएनए में पाए जाते हैं। लेकिन जब बात आती है आरएनए की, तो थाइमिन की जगह एक नया बंदा आ जाता है, दैट इज द यूरासिल। ठीक है, तो ये रहे आपके, यही डिफरेंसेस हैं डीएनए और आरएनए में। फॉस्फेट ग्रुप होती है एक फॉस्फेट ग्रुप का मतलब एक फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन जो है एटम रहेंगे फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, यही तीनों जब आपके मिलेंगे तो जाकर के एक न्यूक्लियोटाइड तैयार होगा, और कई सारे न्यूक्लियोटाइड जब एक साथ मिलेंगे तब जाके आपका डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो तैयार होता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। हाउ डू प्रोटीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आखिर प्रोटीन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये डीएनए जो है ना बच्चे हमारे शरीर में, डीएनए क्या करता है? अपनी एक जीरोक्स कॉपी बनाता है जिसको हम कहते हैं आरएनए। ठीक है, क्योंकि ये जीरोक्स है, सेम लाइक डीएनए तो है नहीं। ठीक है, अच्छा डीएनए कॉपी बनाएगा ना तो उसमें पता है क्या करेगा? जहां जहां थाइमिन रहेगी ना वहां उसकी जगह पे वो यूरासिल लगा देगा। क्या लगा देगा? यूरासिल लगा देगा। ये आपको आगे की क्लास में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अभी फिलहाल इतना याद रखिए कि डीएनए से जब आरएनए बनती है तो एडेनिन की जगह एडेनिन, आपकी साइटोसिन की जगह साइटोसिन, गुआनिन की जगह गुआनिन, वो सब चीज रहेगा, लेकिन बस यूरासिल जो है वो थाइमिन की जगह पे आ जाएगा बस। अच्छा, यही आरएनए जो है ना वो क्या करती है? हमारे सेल में ये आरएनए ही जो है वो प्रोटीन बनवाने का काम करती है। ये आरएनए ही जो है मैसेज लेके जाएगी हमारे सेल में जो राइबोसोम होते हैं उनके पास, और वो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाएगा, और यही प्रोटीन जो है वो वर्क करेगी। कैसे वर्क करेगी? तो ये प्रोटीन जो है या तो इसको एंजाइम अफेक्ट करे, या तो एंजाइम जो है या तो ये प्रोटीन जो है एंजाइम में चेंज हो जाए, हार्मोन्स की तरह वर्क करे, या प्रोटीन खुद ऐसे सेल्फ वर्क करे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जीन जो है जो प्रोटीन बनवा रहे हैं, ये प्रोटीन ही डिसाइड करेगी कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसा दिखेगा या किस तरीके का बिहेव शो करेगा, कैसा काम करेगा, ये सारी चीज़ें। एग्जाम्पल के लिए प्लांट्स की हाइट जो है वो डिपेंड करती है ग्रोथ हार्मोन के ऊपर। ठीक है, अगर मान लीजिए जीन फॉर हाइट जो है वो यानी कि जीन फॉर हाइट जो है वो कंट्रोल करेगा कि हाउ मच हार्मोन्स जो है वो रिलीज हो, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो है, ध्यान दीजिएगा, जीन जो है हाइट के लिए वही ग्रोथ हार्मोन्स को क्या करेगा? रिलीज करवाएगा। अगर ये जीन जो है अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बनवा दिया तो उस प्लांट की हाइट बढ़ जाएगी, लेकिन यही जीन अगर ग्रोथ हार्मोन्स कम रिलीज करवाया तो उस प्लांट की हाइट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ ध्यान दे दीजिएगा। हार्मोन बनते हैं हेल्प ऑफ अ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन जो है, प्रोटीन की मदद से ही हार्मोन बनते हैं। अगर मान लीजिए एंजाइम ने ज़्यादा प्रोटीन पे वर्क करा, हार्मोन्स आपके क्या बन गए? ज़्यादा बन गए। तो ज़्यादा अगर एंजाइम रहेंगे तो ज़्यादा हार्मोन मतलब टॉल प्लांट। उसी तरीके से अगर लेस एंजाइम तो लेस हार्मोन मतलब कि शॉर्ट या ड्वार्फ प्लांट। सो हमने क्या कहा? जीन ने प्रोटीन बनवाया, प्रोटीन ने एंजाइम के साथ एंजाइम ने प्रोटीन के साथ वर्क करके हार्मोन बनाया, और ये हार्मोन जो है वो कैरेक्टर्स आपकी डिसाइड करता है। ठीक है, सिंपली जीन जो है वो क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है कैरेक्टर को बाय मेकिंग प्रोटीन। ये ध्यान दे दीजिए। ये है हमारा सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, और यही क्रोमोसोम को जब बाहर आप निकाल के देखेंगे तो ये बताया था ना, ये देखिए अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि ये बिल्कुल ऐसा दिखता है, ये बिल्कुल ऐसा एक शेप में इस तरीके से ऐसा दिखेगा। अब यहाँ से इसके धागे को आप अगर खोल रहे हो, ये देखो, ये धागे को आप खोल रहे हो, आपको क्या मिल रहा है? डीएनए मिल रहा है, और इस डीएनए का ही जो छोटा ये जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? वो जीन कहलाएगा। और यही जीन जो है यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे शरीर में किसी भी तरह की प्रोटीन बनवाएंगे, और वो प्रोटीन जो है वही हार्मोन्स में आपके चेंज होंगे, और वही हार्मोन्स जो है वो हमारे में कई सारे कैरेक्टर्स जो है वो अपेयर करेंगे, और हम जो हमारी जो बॉडी फंक्शन शो हो रही है उसमें ये प्रोटीन ऐसे ही जो है वो मदद कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ यहाँ पे आती है, शायद हो सकता है मुझे लगता है मुझे बता देनी चाहिए। ठीक है, मैं बता देती हूँ, अभी जस्ट बता देती हूँ, वेट मिनट। मुझे चलो रुको, यहाँ इसको ख़त्म करके उसके बाद लास्ट में एक छोटी सी है, मैं बता दूंगी, डोंट वरी। देखो यहाँ पे क्या है वो भी बता दूंगी।
चलो सेक्स डिटर्मिनेशन की हम बात कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? तो ये प्रोसेस होती है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी पर्सन की जो है सेक्स जो है वो डिटरमाइन करते हैं। ह्यूमन के पास अगर बात करें तो ह्यूमन में जेनेटिक और क्रोमोसोमल दोनों तरह की सेक्स डिटर्मिनेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे ह्यूमन में आपको पता है कि सेपरेट सेक्सेस होती है, मेल फीमेल, है ना, और इनके पास स्पेसिफिक पेयर ऑफ क्रोमोसोम होती हैं जो कि ईच डिप्लॉयड सेल के, डिप्लॉयड का मतलब ध्यान दो, हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर में होते हैं, ठीक है, पेयर में होते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल जो है इनके पास जो है जो क्रोमोसोम होंगी उनको हम क्या नाम देंगे, ये जो क्रोमोसोम है इनको हम क्या नाम देंगे, सेक्स क्रोमोसोम। क्या नाम देंगे, सेक्स क्रोमोसोम। जितने भी हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं उनमें ध्यान दीजिएगा, ऑल अदर यानी कि 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो तो XX और XY रहे, इनके अलावे अदर जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहे उनको हम ऑटोजोमल क्रोमोसोम का नाम देते हैं। और ये ऑटोजोमल ये क्रोमोसोम जो है इनके जो जीन हैं वो हमारी बॉडी के कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, और ये XX और XY जो है ये बेसिकली हमारे सेक्स को कंट्रोल करते हैं, हमारे जेंडर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन के पास जनरली 23 पेयर्स यानी कि 22 प्लस XX या 22 प्लस XY ये क्रोमोसोम्स जो है वो होते हैं, यानी 46 in नंबर होते हैं। क्या सभी में सेम होते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म में? नहीं, ऑर्गेनिज्म बाय ऑर्गेनिज्म ये डिफर करते हैं, ठीक है। मेल इंडिविजुअल के पास एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है, तो इस वजह से क्योंकि एक X और एक Y है तो इसलिए हम इनको हेटेरोजाइगस बोलेंगे या हेटेरोगैमेटिक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही टाइम पे दो डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, एक X और एक Y क्रोमोसोम, ठीक है। वही फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में एक X क्रोमोसोम होता है, दो X क्रोमोसोम होता है, तो ये सिर्फ एक ही टाइप की गैमेट जो है वो प्रोड्यूस करती है, दैट इज की इस वजह से फीमेल को हम होमोगैमेटिक का नाम देते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये रहे फादर, ये रही मदर, XY XX, इनके पास जो क्रोमोसोम रहेगा वो X और Y दोनों रहेगा, इनके पास जो क्रोमोसोम रहेगा वो ओनली X रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर XX अगर मिलता है तो क्या बनेंगे, तो बेबी गर्ल बनेगी, XY बनेगा तो बॉय बनेंगे। तो यहाँ देखिए फीमेल जाएगॉट, यहाँ मेल जाएगॉट, एक मिनट, यहाँ गलती से देखो मेल जो है यहाँ मेल आ जाएगा, ठीक है। अरे यार देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, मेल आ जाएंगे, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि फीमेल में जो है, हमेशा से याद रखना, फीमेल में जब भी आएगी क्या आएगी, एक ये XY क्रोमोसोम आएगी, ये X क्रोमोसोम ही आएगी। लेकिन मेल में कौन सा आएगा, मेल में चांसेस, मेल के पास दो क्रोमोसोम है तो इनके पास चांसेस है कि 50% X क्रोमोसोम आए, 50% Y क्रोमोसोम आए। तो इन्हीं के वजह से, जनरली मेल की वजह से ही ये डिपेंडेंसी होती है कि भाई जो चांसेस ऑफ अ मेल और फीमेल बेबी है, कोई अगर पूछे कि बताओ किसी इंसान को, किसी फीमेल को मान लो 3 बेटियां पहले से हो रखी है और वो चाहते हैं कि एक बार और, मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि एक बेटा हो जाए, तो बताओ इस बार उनके बेटे होने की चांसेस कितनी है भाई साहब, 50%, ऑल टाइम 50% ही चांसेस रहेंगे, बिकॉज की फीमेल से तो कंफर्म है ना कि X क्रोमोसोम ही आएगा। दिक्कत तो यहाँ है ना भाई साहब, इनके पास ड्युअलिटी है ना, इनके पास 2 है क्रोमोसोम, अब 2 में से कौन सा आएगा ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है बेबी होने के, कि मेल बेबी होगा कि फीमेल बेबी होगा, ये चांसेस कितनी है, तो ये 50% चांसेस है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, तो इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ग्रासहोपर याद रखेंगे, ग्रासहोपर में जो है, क्योंकि हमारे में जो सेक्स डिटर्मिनेशन हो रही है कैसे हो रही है, फादर से जो क्रोमोसोम मिल रही है ना उसके बेसिस पे हमारे में क्या हो रही है, सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहे हैं। यानी कि किसी भी परिवार में अगर, या किसी भी महिला को अगर सिर्फ और सिर्फ लड़की हो रही है तो इसलिए फीमेल नहीं बल्कि मेल जिम्मेदार है। भाई जिम्मेदारी की क्या बात है भाई, सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब उनके मन में भी नहीं है ना कि भाई नहीं इस बार तो हम तो Y क्रोमोसोम भेजेंगे, बेटा करके रहेंगे, नहीं ऐसा बात नहीं है, वो चाह के भी नहीं कर सकते भाई। कंट्रोलेबल फैक्टर तो नहीं है ना कि वो चाह लें कि भाई मेरे को भाई बेटा हो तो मतलब बेटा ही होगा, नहीं। अब जब फर्टिलाइजेशन होगी तो उस दौरान X क्रोमोसोम जाएगा कि Y क्रोमोसोम जाएगा, ये वो नहीं डिसाइड कर सकते, ये उस टाइम का सिनेरियो डिसाइड करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रासहोपर की बात करते हैं या फिर अदर इंसेक्ट्स जो होते हैं उनमें।
आपके मेल के पास ओनली 1 क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स और एक नल, बिल्कुल ठीक है। वेयर एज अ फीमेल के पास 2 क्रोमोसोम होते हैं, 2 होमोमॉर्फिक, एक जैसे आपके XX क्रोमोसोम होते हैं, जिनके वजह से अगर इनकी डिटर्मिनेशन की बात करें तो हम लोग इनको XX एक्स नल जो है ये क्या कहते हैं, मैकेनिज्म कहते हैं। और कुछ एनिमल ऐसे होंगे, यहाँ पे याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें उनके सेक्स जो हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ रेप्टाइल्स जैसे कि आपके मान लीजिए कि ये हो गए क्या कहते हैं, टर्टल हो गए, एलिगेटर हो गए, ठीक है। तो इन सब में जो है ना बच्चे क्या होता है कि टेम्परेचर एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है, क्योंकि जो फर्टिलाइज्ड, एक ध्यान दीजिएगा कि ये टर्टल हो गए, एलिगेटर हो गए, ये क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं। ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो जब अंडे देंगे तो जाहिर सी बात है अंडा क्या है, ऐसा है, फर्टिलाइज्ड एग है। हमारे अंदर क्या होता है, हम ह्यूमन के अंदर कि फर्टिलाइजेशन जो हो जाती है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो हमारा जो जाइगोट जो है वो मदर के वोम्ब के अंदर ही डेवलप करता है। 9 मंथ का पूरा पीरियड जो है वो क्या करता है, कंप्लीट करता है, फुल्ली डेवलप होता है, तब जा करके वो बाहर निकलता है। समझ में आ रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं टर्टल वगैरह में या फिर एलिगेटर में तो इनमें ऐसा नहीं होता। एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद या फिर बर्ड वगैरह में फर्टिलाइजेशन हो गई, वो एग क्या होगा, शरीर से बाहर निकलेगा। एग, फर्टिलाइज्ड एग शरीर से बाहर निकलेगा और वो जो जानवर जिसका वो अंडा है ना वो उसके ऊपर बैठेगी, बैठ करके अपने शरीर की गर्मी उसको देगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अपने शरीर की गर्मी देगी, उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है प्लस उसके बॉडी का जो टेम्परेचर जितना उसने अपनी अंडे को दिया है उन सब पे डिपेंड करेगी कि उस अंडे से मेल निकलेगा या फिर फीमेल निकलेगी। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे कहा गया कि हैचिंग के पहले यानी अंडे के टूटने के पहले जो जानवर उसको अपनी गर्मी जो देता है ना, अपनी गर्मी से उस अंडे को सेता है ना, तो वही जो प्रोसेस है उस पर ही डिपेंड करेगी, उससे मिलने वाली जो टेम्परेचर जो गर्मी है उसी से डिपेंड करेगी कि उस अंडे से मेल निकलेगा, मेल ऑर्गेनिज्म निकलेगा या फिर फीमेल ऑर्गेनिज्म निकलेगी। ठीक है, सी टर्टल में देखिएगा कि हाई टेम्परेचर पे फीमेल निकलती है और लो टेम्परेचर पे मेल निकलते हैं। वहीं क्रोकोडाइल में और एलिगेटर में जब इंटरमीडिएट टेम्परेचर, इंटरमीडिएट का मतलब बीच का टेम्परेचर, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तो ऐसा जो टेम्परेचर रहेगा इस पे मेल बनेंगे। और अगर मान लीजिए बहुत कम टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, इस पे फीमेल बनेंगे। तो तुम सोच सकते हो कि इनमें एलिगेटर में फीमेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। समझ में आ रही है बात। चलिए, अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जो कि मैं चाह रही हूँ कि मैं बता दूँ। मैं सोच रही थी कि आपको बताना चाहिए, चलो देख लो, मेरे साथ देख लो। देखो हमारे में क्या होता है ना बेटा कि हम लोग में ना ब्लड ग्रुप सिस्टम होती है, याद रख लेना, छोटा सा है ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, हमारे में जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप का जो सिस्टम चलता है वो कैसा चलता है बताती हूँ, ध्यान से सुनना। हमारे में जो ब्लड ग्रुप का सिस्टम होता है वो ABO सिस्टम होता है। कैसा होता है, ABO सिस्टम होता है, ध्यान से। अब हुआ क्या कि हमने कहा कि ABO सिस्टम में हम बोल रहे कि इंसान के पास जो ब्लड ग्रुप होगी ना वो A होगी, B होगी, AB होगी, O होगी। ठीक है, बस जान लीजिए, मान लो गलती से अगर पूछ दिया बोर्ड वालों ने तो फिर कहाँ भटकोगे। ठीक है, देखो तो इनके लिए जो जीनोटाइप जो होगी, इनके लिए जो जीनोटाइप होगी, जीनोटाइप कुछ इस तरीके से होगी, बता देती हूँ। ये हमारे ब्लड ग्रुप हैं, यहाँ हमने जीनोटाइप लिखा है। ठीक है, चलिए तो इनके लिए जो हम ले लेंगे वो IA या फिर IA I0 लेंगे। ठीक है, अच्छा IB होमोजाइगस में भी दे दे रही हूँ और हेट्रोजाइगस में भी दे दे रही हूँ। ठीक है, IB I0 इसके लिए ये ऑलरेडी हेट्रोजाइगस है, बस एक ही रहेगा। चलिए इसमें देख लेते हैं I0। ठीक है, बस यही रहेगा। अब जब आपको मान लीजिए कि कभी अगर क्रॉस अगर करवाना भी हो, सपोज, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कोई बंदा है जिसका अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप A है, ठीक है, और किसी इंसान का ब्लड ग्रुप B है, ऐसे सिचुएशन में
हम क्या करेंगे, हम दो तरह का जो जीनोटाइप लेके चलते हैं, लेकिन बेसिकली क्योंकि हम प्लांट वाला हम नहीं करवा रहे हैं, बेसिकली हम किसका करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं ह्यूमन का, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली हम ना हेट्रोजाइगस वाला लेके चलते हैं। आप चाहो तो होमोजाइगस वाला भी लेके चलते सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं होमोजाइगस वाला करके दिखाती हूँ। देखो इनका जो जीनोटाइप हो जाएगा क्या हो जाएगा, IA, इनका IB, ठीक है। अब इनका जो गैमेट बनेगा वो कैसा बनेगा, एक ही बना देती हूँ सीधे इनसे, भाई दो है ना तो एक मान लेते हैं ना, IA, इससे कैसा बनेगा IB। तो जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो आपके बनेंगे AB ब्लड ग्रुप, IA और IB। बट ऐसा पॉसिबल, मतलब ऐसा रेयरली ही पॉसिबल होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ना हेट्रोजाइगस वाला लेके चलते हैं। कैसे लेके चलते हैं, IA, I0, IB, I0। अब देखना क्या होगा खेल। अब देखो इनसे जो गैमेट बनेगी ये क्या बनेंगे, IA, I0, ज़्यादा नंबर ऑफ गैमेट बने सबसे पहली बात, IB, I0। अब ध्यान से देखो कैसे बन रहा है, इनका इसके साथ करवाया, फिर इनका इसके साथ करवाया, इसका इसके साथ करवाया, इसका इसके साथ करवाया। अब देखते जाओ, पहले वाला जो बना है वो क्या बना है, IA और IB, IA, IB। दूसरा क्या बना है, IA और I0। ये क्या बना है, IB, I0, और ये क्या बना है, I0। अब ध्यान से देखो, इनका जो ब्लड ग्रुप होगा वो AB हो जाएगा, इनका ब्लड ग्रुप A हो जाएगा, इनका ब्लड ग्रुप B हो जाएगा, और इनका ब्लड ग्रुप O हो जाएगा। अब देखो कि अगर कोई भी बंदा अगर ब्लड ग्रुप A है और ब्लड ग्रुप B है तो उसका बच्चा जो है, प्रोबेबिलिटी है कि ये चारों ब्लड ग्रुप उनके साथ होंगे। प्रोबेबिलिटी है इतनी कितनी, 25% भैया, 25%। देखिए ना सबकी 25%। समझ में आ रही है बात, देखिए ये। तो भाई साहब यहाँ पे आप जो है ना इस तरीके का हो सकता है आपसे पूछा जाए, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला जो है बस उसको लेकर मोस्टली क्या कीजिएगा, हेटेरोजाइगस वाला ही जो है आप लीजिएगा। ये B है भाई, हाँ ये B है, ठीक है। तो मोस्टली ये हेटेरोजाइगस वाला ही हम लेके काम करते हैं। हाँ अगर मान लीजिए किसी का AB ब्लड ग्रुप है तो उसके बच्चे का कभी O ब्लड ग्रुप नहीं आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि भैया ये वाला होना चाहिए ना, तब तो भाई इसके लिए I0 वाला होना चाहिए ना, यही केस है। तो खैर इतना ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाता, बट मैंने एक बता दिया ओवरऑल कि भाई आप आइडिया ले सकते हो। अगर आपको इसके रिगार्डिंग अगर आपको जानना है या कोई दिक्कत अगर होती है तो आप बस काम करना कि आप कमेंट में ज़रूर से बताना, मैं अलग से छोटा सा एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। और क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है अभी तक मतलब 2-3 साल से ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी क्या पता भाई दिमाग में चढ़ जाए उनके, पूछ लें, ठीक है। चलो तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया सिखाया वो आपको समझ में आया होगा, जो इंपॉर्टेंट बातें बताई वो आपको समझ में आई होगी। हाँ एक और चीज़, जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला जो है ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर से मार्क करेंगे और इसको पढ़ के जाएंगे, बिकॉज कि कई बार आपको ये लिखने को आ जाता है, ठीक है। तो इसको ज़रूर से याद रखेंगे। और एक और चीज़, ये वाला जो कंट्रोलेबल फैक्टर वाला जो था कि एक आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, तो ये वाले पे भी आ सकता है, तो इसको ज़रूर से ध्यान में रखेंगे। और यहीं पे इस वीडियो का क्या करते हैं, एंड करते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको आज क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बाय बाय।